स्वतंत्रता के कालखंड के इतिहास पर यह पुस्तक कई नए तथ्यों को उजागर करती है। भारतीय स्वतंत्रता के महानायक महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े ढेरों ऐसे तथ्यों के बारे में बताती है जिन्हें जानना एक समाज के रूप में हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हर घटना अपने आप में एक सबक होती है जिससे आने वाले समय में हम कुछ सीख सकते हैं। हम आशा कर सकते हैं कि यह पुस्तक सत्य की उसी सतत खोज का एक और कदम है। और कार्यक्रम को गति देते हुए मैं मंच पर आज के हमारे अतिथियों का स्वागत करती हूं और इस क्रम में सर्वप्रथम हेराम पुस्तक के लेखक प्रखर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रखर जी। और इसी कड़ी में हम अपने अगले अतिथि का स्वागत, मुख्य अतिथि का स्वागत, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर रही हैं। मध्यकाल के इतिहास से जो छेड़छाड़ की गई उसका प्रामाणिक रूप से खंडन करने वालों में उनका प्रमुख नाम है। अयोध्या और राम मंदिर के इतिहास पर किया गया उनका कार्य पूरे सनातन धर्म के लिए एक बड़ी धरोहर है। ऐसी प्रख्यात इतिहासकार मीनाक्षी जैन जी का मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब अतिथियों के स्वागत के क्रम के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो दीप प्रज्वलन से इसका आरंभ करते हैं। मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगी कि कृपया वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को गति दें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः। सारे ही जला दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। चर्चा होगी उससे पहले मैं ये बताते हुए चलूं, आप सबके भी मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर इस किताब में है क्या, 550 से अधिक पन्नों की इस किताब में आखिर क्या कुछ वो बात है जो अब तक गांधी पे नहीं लिखी गई और अब लिखी गई है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि पुस्तक यहाँ पर लाई जाए, जिसका विमोचन, जिसके लिए आज हम इस सभागार में एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शाम इस पुस्तक के नाम की आप लोगों ने, आप लोग आए, समय दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि मीनाक्षी जी को लोग सुनना चाहते हैं, तो You please take as much time. और जो यहाँ सुनने आए उसमें से ज़्यादातर लोग मेरे वरिष्ठ हैं, जिनसे मैंने काम सीखा है, जिनको मैं टीवी पत्रकारिता देखते हुए बड़ा हुआ, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों के सामने क्या बोलूं, लेकिन एक पुस्तक लिखी है तो पुस्तक के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा। और पुस्तक मैंने क्यों लिखी, तो जैसा पराग ने बताया कि उनकी माँ ने बचपन में उन्हें सरस्वती नदी के बारे में बताया था, तो करीब करीब मिलता जुलता किस्सा भी मेरे साथ भी ऐसा ही है। और इसी वजह से 592 पन्ने की बुक तैयार हो पाई है। मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर ने कविताएं लिखते थे, वो शासकीय अधिकारी होने के साथ साथ। तो उन्होंने, जब उनकी उम्र 17 साल थी, 1940 से पैदा हुए थे, जब वो 17 साल के थे 1957 में, जब भारत की आज़ादी के 10 साल पूरे हुए थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। उस कविता की 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो 2 पंक्तियाँ थीं कि एक हृदय के हुए टूक दो, फिर भी हम आज़ाद हुए, कटे फटे माँ के आंचल में हम बुज़दिल आबाद हुए। तो ये कविता मेरे पिताजी ने 17 साल की उम्र में लिखी थी। और इस कविता में दर्द था विभाजन का, दर्द था आज़ादी के साथ जो विभीषिका हमारे ऊपर लादी गई थी, जिसको एक पूरी पीढ़ी ने सहन किया। उन्होंने 17 साल की उम्र में इसको महसूस किया और ये कविता लिखी। जब मैं कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं में आया, शायद 7वीं 8वीं में था, तो मेरे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ काव्य पाठ का। तो मेरे पिताजी ने बोला ये कविता तुम पढ़ दो। मैंने कविता रटी और पढ़ दी, अच्छे से पढ़ दी। लेकिन इस कविता के कुछ शब्द मेरे बाल मन में असर कर गए कि ये कटा फटा माँ का आंचल क्या होता है, वो बुज़दिल कौन थे जो आबाद हुए थे, और एक हृदय के 2 टूक किसने किए थे और कैसे किए थे। वहां से मेरी यात्रा इतिहास को जानने की, समझने की शुरू होती है।
मैं उसके बाद जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता गया, मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा दायरा सोच का बढ़ता गया, मैं विभाजन की विभीषिका को समझने और जानने की कोशिश करता रहा। और जब मैं इस कार्य में धीरे धीरे लगा हुआ था, तो मैंने पाया कि इसके केंद्र में कोई घटना है जिसके आसपास ये सब घटित हुआ है, तो वो गांधी हत्याकांड है। और गांधी हत्याकांड पर मेरी रुचि उस वक्त से जागृत होना शुरू हुई। साल 2005 की बात है, मैं जी न्यूज़ में काम करता था। संजय सर मेरे बॉस थे। संजय सर एक बार खड़े हो जाइए आप लोग। संजय पांडे सर है, तो ये मेरे बॉस हुआ करते थे जी न्यूज़ में। हम लोग वीकली शो बनाते थे जी फॉलोअप के नाम से। तो संजय सर की एक आदत थी और बहुत अच्छी आदत थी, और कई बार वो हम लोगों का उसका फायदा भी उठाते थे। हम कुछ भी आइडिया देते थे, संजय सर उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, मानते कुछ कुछ प्रयोग होते रहना चाहिए। तो उस दौर में हिस्ट्री पे कोई शो नहीं बनता था। तो 2005 में मैंने आइडिया दिया कि गांधी हत्याकांड में बहुत चूकें हुई हैं, गांधी हत्याकांड पे हमें बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तब तक ये रिसर्च आ चुका था कि गांधी को बचाने की कोशिश नहीं हुई। वो मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा कि वो कैसे हुआ था। तो मैंने सर को ये आइडिया दिया कि तो बच जाते बापू के नाम से शो बनाते हैं। तो सर का भी सवाल था, संजय सर का, कि यार फुटेज कहाँ से लाएंगे। तो उस वक्त गूगल नहीं था, मतलब गूगल था लेकिन फुटेज उसमें उपलब्ध नहीं होती, तस्वीरें बहुत खराब क्वालिटी की होती थी, यूट्यूब नहीं आया था, कहीं से वीडियो भी मिलता था तो बहुत मुश्किल से मिलता था। कैसे गोडसे की कहानी बताएंगे, कैसे हत्याकांड को बताएंगे, तो बहुत सारे उस समय दिक्कतें थी। संजय सर ने लेकिन कहा कि इसको करा जाए, करते हैं। तब मैंने इस पे कार्य शुरू किया 2005 में, गांधी हत्याकांड पे। और जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो गांधी संग्रहालय में मुझे कपूर कमीशन की रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई। कपूर कमीशन की जो रिपोर्ट थी गांधी हत्याकांड के लिए, उसकी जांच के लिए बनी थी। उस समय इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था कि सारी रिपोर्ट, सारे पेपर, सारे दस्तावेज उसमें पड़े हों, लेकिन वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गई। और वो मैंने 1 साल तक उस लाइब्रेरी को वापस नहीं करी। उस 1 साल तक मैं उस रिपोर्ट को पढ़ता रहा। और जब मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि गांधी की हत्या सिर्फ कहानी ये नहीं है कि एक दिन गोडसे आया बिरला भवन में टहलता हुआ, उसने 3 बार गोली मारी, गांधी ने कहा हे राम, और ये कहानी खत्म हो जाती है। कहानी इतनी सी नहीं है। जब मैं इसकी जड़ में जाता गया तो मुझे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी। इसके कुछ पक्ष इस पुस्तक में क्या है मैं आपको बताऊंगा, और इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आज भी ये पुस्तक इसलिए प्रासंगिक है और ये विषय इसलिए प्रासंगिक है कि हर तीसरे दिन कोई ना किसी नेता का यह बयान आ जाता है कि आप तो गांधी के हत्यारे हैं, या आपके विचारधारा ने तो गांधी की हत्या की थी। तो ये विषय मौजूद बना रहता है। दीपक सर यहाँ पे मौजूद है, अक्सर इस पे दीपक सर ने डिबेट करी है। अशोक जी मौजूद हैं, अशोक जी भी अक्सर इन विषयों पर बहस करते हैं टीवी शोज में। तो ये प्रासंगिक है विषय, क्योंकि ये लगातार विवाद में बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चाहे वो गांधी का पक्ष रखने वाले लोग हों या उनके विरोधी लोग हों, दोनों को ही इस विषय का सत्य नहीं मालूम है। इसलिए इस पुस्तक को मैंने लिखने की कोशिश करी। तो ये जो मेरी पुस्तक है, ये सिर्फ गांधी हत्याकांड पर केंद्रित नहीं है। ये उस पूरे देश काल स्थिति परिस्थिति को ये पुस्तक में समेटने की मैंने कोशिश की है। ये पुस्तक की जो शुरुआत होती है वो नेहरू को किस तरह से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ये मेरे पुस्तक का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है मेरी पसंद जवाहर है। तो ये गांधी का एक कोट था कि मेरी पसंद जवाहर है, इसी आधार पर इसको लिखा है। तो नेहरू कैसे कांग्रेस अध्यक्ष बने, उसके बाद कैसे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, कैसे नोआखली में हुआ, ऐसी सारी घटनाएं होते होते गांधी की हत्या होती है और उस हत्या के बाद क्या होता है। तो इस पुस्तक का जो पहला खंड है, 2 खंड में लिखी है पुस्तक, दोनों इसी में शामिल है। पहला खंड है गांधी मृत्यु की ओर, कि गांधी अपने अंतिम समय में किस तरह मृत्यु की ओर जा रहे थे, और दूसरा खंड है मैं मारूंगा गांधी को, जिसमें मैंने गोडसे के बारे में बताया कि गोडसे ने कैसे पूरा प्लान बनाया। इस पुस्तक में मैंने कई सवाल उठाए, क्योंकि जब हम गांधी पर चर्चा करते हैं तो हमें कुछ विषयों पर भी बात करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गांधी ने, हमने बचपन से सुना है और बचपन से हमें घोट घोट के पिलाया गया है कि गांधी ने हमेशा ये कहा कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। पाकिस्तान बनाने से पहले, इस देश के 2 टुकड़े करने से पहले मेरी लाश के 2 टुकड़े कर दो, मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो। हम गांधी के अनशन बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते रहे। गांधी ने कुल मिला के 17 के करीब अनशन किए हैं, जिसके जो 15 अनशन उन्होंने पाकिस्तान क्या, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है उसके पहले कर लिए, और 2 अनशन उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व किए, कलकत्ता में किया, एक दिल्ली में किया। गांधी ने 15 अनशन किए, और 15 अनशन उन्होंने कभी अंतरात्मा की आवाज पर, कभी ईश्वरीय प्रेरणा से, कभी किसी वजह से, कई बार तो बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर भी उन्होंने अनशन किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक इतिहास लिखने वाले बड़े बड़े इतिहासकारों ने कभी इस बात का अध्ययन नहीं किया कि ये कहने वाले कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो गांधी ने बंटवारे के खिलाफ अनशन क्यों नहीं किया।
मैंने इसकी पड़ताल इस पुस्तक में करने की कोशिश करी है। गांधी 1940 में 30 मार्च 1940 को जिन्ना पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करते हैं। गांधी की मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को होती है। इस बीच पे 7 साल 10 महीने गांधी जी जिंदा रहे। रोज कहते रहे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन जिन 2 दिन पर उन्हें यह कहना चाहिए था, उस दिन 2 दिन वो चुप रहे। क्यों रहे, इस पुस्तक के अंदर उसका विस्तार से वर्णन है। पहला दिन था 2 जून, जब माउंटबेटन प्लान की घोषणा होती है रेडियो पर, और दूसरा दिन था 14 जून 1947, जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती। इन दोनों दिन गांधी चुप रहे। क्यों चुप रहे, ये इस पुस्तक के अंदर है। बहुत लोग कहते हैं कि गांधी के अंतिम दिनों को लेकर सही तरीके से चर्चा नहीं हुई। गांधी के अंतिम दिनों में कितने प्रासंगिक बचे थे, वो देश की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का स्तर क्या था, उनकी पार्टी के अंदर उनकी क्या स्थिति थी, और आम जनता उनके बारे में क्या सोच रही थी, ये बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि हमसे डेलिबरेटली ये छुपाया गया है। इस पुस्तक के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था और मैं गांधी के पूरे दस्तावेजों से गुजर रहा था, तो मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाक्य कलकत्ता का मिला। जब कलकत्ता में आज़ादी के बाद गांधी वहीं पर मौजूद थे, और जब उन्होंने वहां पर सूरावर्दी के साथ रुककर वो हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो भीड़ ने जो हैदरी मेंशन जहां पर वो रुके हुए थे, उस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला था, और इतना तगड़ा हमला था कि उसमें गांधी की जान जाते जाते बची थी। तो ऐसी क्या वजह थी कि जो व्यक्ति पूरे आजादी के आंदोलन को लेकर चला, जिसे इस देश ने राष्ट्रपिता कहा, उसको आजादी के महज 15 दिन बाद भीड़ ने मारने के लिए घेर लिया था। गांधी पर एक लाठी फेंकी गई, लेकिन गांधी उस हमले के अंदर बच गए। और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। गांधी ने जो अगले दिन प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें उन्होंने खुद लिखा कि अगर वो मुझे लाठी पड़ जाती तो शायद मैं मर जाता। ये बात प्यारेलाल नैयर जो उनके पीए थे, उन्होंने भी ये बात लिखी। तो देश की जो मॉब लिंचिंग की शुरुआत होती है वो राष्ट्रपिता के साथ होती है। जो हम मॉब लिंचिंग वर्ड सुनते हैं, ये गांधी के साथ हो चुका था। 2 घटनाएं हम देखते हैं, गांधी फिल्म के अंदर भी उसका हल्का सा जिक्र है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। कि जब गांधी अपना आखिरी अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए कर रहे थे, ये बहस का विषय, और उस पुस्तक में इसको भी साफ किया है कि अनशन 55 करोड़ रुपए के लिए था कि नहीं था। तो गांधी जब दिल्ली में बिरला भवन में अनशन कर रहे थे, तो 2 बार भीड़ ने उन पर हमला करने की कोशिश की, और दोनों बार जवाहरलाल नेहरू थे, वो भीड़ के अंदर घुस गए। गांधी के जो बहुत करीबी थे ब्रजकिशोर चांदीवाला, उन्होंने कपूर आयोग को अपनी गवाही में कहा कि अगर नेहरू भीड़ में नहीं घुसते और नेहरू भीड़ को नहीं रोकते, तो भीड़ उस दिन गांधी जी की जान ले लेती। तो क्या स्थितियां थी, वो क्या परिस्थितियां थी कि देश का आवाम जो है वो राष्ट्रपिता की जान लेने पर तुला हुआ था, या उन पर हमले करने की सोचता था। यह आप लोगों को बताया नहीं गया, या हम लोगों से छुपाया गया। तो ये सब मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी पुस्तक में उसको जगह दूं, ना सिर्फ आम लोगों के ऊपर, बल्कि अंतिम दिनों में जो गांधी की स्थिति थी वो उनके नेताओं के बीच में बहुत खराब हो चुकी थी। अगर हम बात करें कि किस तरह से सरदार पटेल उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, नेहरू जी उनकी बातें नहीं मानते थे, कांग्रेस के नेता उनकी बात नहीं सुनते थे, जनता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनका असर नहीं होता था। खुद मौलाना आज़ाद ने अपनी इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि पहले बापू की अपील पे पूरा देश खड़ा हो जाता था, लेकिन आज़ादी के आते आते उनकी बड़ी से बड़ी अपीलों का कोई असर नहीं होता था। तो मौलाना आज़ाद तो कोई गांधी के विरोधी नहीं थे जो इतनी बड़ी बात कह के चले गए। खुद गांधी के अगर अंतिम दौर को हम पढ़ें, जब हम प्यारेलाल जी के अकाउंट्स को पढ़ते हैं जो मैंने उस समय निकाला, तो अक्सर अपने कार्यकर्ताओं से चिड़चिड़े हो गए थे अपने अंतिम दिनों में, और ये कहते थे कि एक चिता पर बैठा मुर्दा तुमसे ये कह रहा है, मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। तो अपने आप को मुर्दा बताने लगे थे, अपने आप को चिता पर बैठा हुआ बताने लगे थे। तो गांधी अपने अंतिम दौर में किस स्थिति से गुजर रहे थे, इस पुस्तक में मैंने उसका अध्ययन करने की कोशिश करी है। स्थिति ये थी कि सरदार पटेल का एक किस्सा मौलाना आज़ाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो उसमें मैंने दर्ज किया है कि जब 55 करोड़ के लिए उन्होंने अनशन किया, और जब सरदार पटेल इस बात को लेकर नाराज हुए, तो सरदार पटेल उठकर खड़े हो गए उस मीटिंग से और वो जाने लगे। तो मौलाना आज़ाद और नेहरू ने उनको रोकने की कोशिश करी, तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं रुककर क्या करूंगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ। बोला आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए। बोला मैं यहाँ रुककर क्या करूंगा जब गांधी जी पूरे हिंदू समाज के मुंह पर कालिक पोतने के लिए तैयार है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मौलाना आज़ाद ने कही और सरदार पटेल के नाम से कही, कि सरदार पटेल के शब्द थे। एक खलीकुज्जमा चौधरी हुए, पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता थे, जिन्ना की मृत्यु के बाद उन्हें मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का अध्यक्ष बनाया। उनने पाथवे टू पाकिस्तान लिखी है, उसमें उन्होंने किस्से का वर्णन किया कि जब वो गांधी जी से मिलने के लिए गए, क्योंकि वो बहुत बाद में जाके पाकिस्तान गए थे, करीब 8-10 महीने बाद, तो गांधी ने उन्हें एक चिट्ठी दिखाई कि बोलो देखो मेरी क्या स्थिति है। तो वो चिट्ठी थी रामदास गांधी की, गांधी के बेटे की, और उसमें लिखा हुआ था रामदास गांधी ने अपने पिता के बारे में कि आप हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुके हो। ये गांधी की स्थिति वहां पर जीते जी हो गई थी। जो उनके
शिष्य थे वो उनको छोड़ रहे थे, उनके परिवार के लोग उनसे नाराज थे। इन स्थितियों के बीच में गांधी गुजर रहे थे। गांधी ने इस बीच में जो अनशन किया उस वजह से क्या स्थितियां बनी वो सभी को मालूम है। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है अगर हम वर्तमान राजनीति से इन बातों को जोड़ें कि किसी व्यक्ति की आलोचना करना, किसी व्यक्ति की राजनीतिक आलोचना करने का यह कतई मतलब नहीं होता कि आप उसके हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई उससे कई लोगों के मन में भाव आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, सभी कई पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, कि अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल उठाता है, वो कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं किया जाना चाहिए था, स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना को नहीं भेजा जाना चाहिए था, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और कहर सिंह का समर्थन कर रहा है। अगर कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति ये कहता है कि राजीव गांधी को श्रीलंका में शांति सेना नहीं भेजनी चाहिए थी, ये गलत फैसला था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिट्टे, प्रभाकरण, शिवरासन या धनु का समर्थन कर रहा है जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी। दुर्भाग्य यह है कि जब हम गांधी की नीतियों की आलोचना करते हैं तो हमें यह कह दिया जाता है कि आप तो गोडसेवादी हैं, आप तो गोडसे के समर्थक हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी की नीतियों की आलोचना करने का मतलब यह नहीं होता कि आप हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। यह बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और यहां पर मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि इतिहास में जो जो गलत हुआ है, जब किसी नेता की, देश के बड़े नेता की के साथ दुर्घटना हुई, हत्या हुई, तो हमारे देश की नीतियों में परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है और राजीव गांधी उनके पुत्र प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अपनी मां की जो खालिस्तान को लेकर है, पंजाब को लेकर जो नीतियां आती है उनमें बदलाव करते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि नीतियों की वजह से देश ने इतना बड़ा नेता खो दिया है, हमें इस नीतियों में बदलाव करना चाहिए। वो संत हरचंद सिंह लोगेवाल के साथ समझौता करते हैं। ठीक उसी तरह से जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तो नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो श्रीलंका के सामने स्थिति स्पष्ट करते हैं कि ये आपके आंतरिक मामले में दखल देने के लिए भारतीय सेना नहीं आएगी। तो जब कोई बड़ी घटना होती है तो देश अपनी नीतियों में परिवर्तन करता है, जिसकी कीमत हमारे देश के नेताओं ने चुकाई। लेकिन गांधी हत्याकांड का बिरला ही उदाहरण है जिससे हमने सबक नहीं सीखा। कपूर आयोग की फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि गांधी की हत्या की 3 वजह थी। पहली थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना, दूसरी थी गांधी का शरणार्थियों के प्रति व्यवहार, और तीसरी थी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। अब गांधी की जब हत्या हुई तो हमारी सरकार को क्या करना चाहिए था? उसे यह महसूस करना चाहिए था कि इन नीतियों की वजह से हमने इतनी बड़ी कीमत चुका दी है, तो क्या इन नीतियों को हम जारी रखें? ये सवाल उस वक्त के नेतृत्व के सामने होना चाहिए था कि अगर गांधी की इन नीतियों की वजह से गांधी की जान गई है तो क्या हमें नीतियों में बदलाव की जरूरत है? लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूरा ठीकरा जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा पर फोड़ दिया गया और पूरी सरकारी ताकत से नेहरू सरकार ने अगले 15 साल तक हिंदुत्व की विचारधारा को दबाने, कुचलने में पूरा समय लगाया। संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया, लाखों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये नीतियां आगे भी जारी रहीं। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जिसकी वजह से गांधी की जान गई थी वो सतत जारी रही। उसका अंजाम क्या हुआ? एक समय तक जब आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति थी उसको बढ़ाते गए तो 80 के दशक तक आखिरी में आते आते नौबत हमने देखा कि अयोध्या में क्या हुआ। उसके बाद देश की राजनीति किस तरह से बदली। तो जो नीतियों में बदलाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस पुस्तक में मैंने इसकी विवेचना करने की कोशिश करी है। इसके बाद इस पुस्तक का जो दूसरा खंड है, मैं मारूंगा गांधी को, वो गोडसे की पूरी कहानी और गोडसे के साथियों की कहानी बताता है कि वो किस तरह के लोग थे, उनका बचपन क्या था, वो एक साथ कैसे जुटे और किस तरह से उन्होंने साजिश रची। इसमें कई दिलचस्प किस्से आते हैं कि पहले गोडसे और उसके साथियों का जो पहला प्लान था वो मोहम्मद अली जिन्ना को मारने का प्लान था, लेकिन वो प्लान कैसे फेल हो गया वो इस पुस्तक के अंदर जिक्र आता है। इस पुस्तक में गांधी हत्याकांड में शरीक गोडसे के अलावा जो बाकी लोग थे उनके पूरे चरित्र सामने आते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से गांधी को मारने के लिए किस तरह के बचकाने प्लान शुरुआत में बनाए थे और किस तरह से फेल हो गए। तो जहां मैं जिक्र कर रहा था कि गांधी पर जो पहला हमला होता है, जो मेरी पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो 20 जनवरी को होता है। 20 जनवरी को गोडसे और उसके 6 साथी मिलकर बिरला भवन में बम फोड़ते हैं और उनका एक साथी मदन लाल पाहवा मौके पर ही पकड़ा जाता है। मदन लाल पाहवा, ये पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अंश है क्योंकि इसको मैंने गांधी की को बचाने की कोशिश कैसे नहीं हुई और गांधी की जान कितनी आसानी से बचाई जा सकती थी, इस पुस्तक में इसका अध्ययन मैंने करने की कोशिश की है कि गांधी की हत्या की पहली कोशिश जब 20 जनवरी को गोडसे और उसके साथी करते हैं, मदन लाल पाहवा बम फोड़ता है बिरला भवन में और ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है। और जो बयान उसी रात देता है, अपने पहले ही बयान में वो गांधी की हत्या से जुड़े बाकी 6 लोगों के नाम उगल देता है। वो पहला क्लू देता है
कि जो गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड है, जो प्लान रच रहा है, वो पुणे के एक बहुत बड़े अखबार का संपादक है और अखबार का नाम बताता है अग्रणी और हिंदू राष्ट्र। क्या अग्रणी और हिंदू राष्ट्र जैसे अखबार, जिसकी हजारों प्रतियां उस वक्त बिकती थी, उसके संपादक को ढूंढना इतना मुश्किल है? ये सवाल है। गोडसे के कपड़े बिरला मरीना होटल कनॉट प्लेस से मिल जाते हैं जिसमें उसका नाम लिखा था। ऐसे हजारों क्लू, सैकड़ों क्लू पुलिस के सामने होते हैं, लेकिन पुलिस 10 दिन तक कुछ नहीं करती है। अगर एक कांस्टेबल को भी, एक अदने से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को भी यह जानकारी, पाहवा का बयान दे दिया जाता और कहा जाता कि ये कौन है, इसके साथी, इसको पकड़ लो, तो सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर वो सारे कातिलों को पकड़कर जेल के अंदर पहुंचा देता। तो कौन वो लोग थे जिन्होंने गांधी को बचाने की कोशिश नहीं की? लेकिन इस देश में इसकी बात नहीं होती है। मोरारजी देसाई उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें पहले से मालूम था गांधी की हत्या होने वाली है। उन्होंने ये बात सरदार पटेल को बता दी। पुलिस के पास जानकारी थी, आईबी के पास जानकारी थी, सारे खुफिया तंत्र को मालूम था, लेकिन गांधी को बचाने की कोशिश नहीं की। 10 दिन तक उनके हत्यारे आराम से घूमते रहे। टहलते हुए गोडसे आया और 3 गोली मारकर चला गया। 3 गोली मार के वहां पे खड़ा हो गया। तो गांधी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? आप जब गांधी के हत्यारों की बात करते हो तो आप हिंदुत्व की तरफ उंगली उठाते हो, लेकिन जो लोग गांधी को बचाने में नाकाम रहे उनकी तरफ क्यों नहीं उंगली उठाई जाती है? सवाल यह है कि अगर इस देश में आईआईटी की स्थापना का श्रेय नेहरू को जाता है, अगर इस देश में एम्स की स्थापना का श्रेय नेहरू को जाता है, अगर इस देश में कारखाने लगाने का श्रेय नेहरू को जाता है, अगर इस देश के अंदर औद्योगिकरण का श्रेय नेहरू को जाता है, लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय नेहरू को जाता है, तो गांधी की हत्या का ठीकरा नेहरू के सर पे क्यों नहीं फोड़ा जाता है? अगर हम कहते हैं कि सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण किया, अगर हम उनको श्रेय देते हैं, तो गृह मंत्री होने के नाते उनकी भी जवाबदारी बनती थी कि वो गांधी की रक्षा करते हैं। नेहरू और पटेल, उस वक्त की सरकार बार बार ये दलील देती रही गांधी की हत्या के बाद कि गांधी की हत्या, गांधी ने स्वयं, बापू ने कहा था कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। गांधी ने तो बहुत सी बातें उनसे कही थी। गांधी तो कहते थे कि बड़े बड़े बंगलों में मत रहो, गांधी तो कहते थे कि तुम महंगी गाड़ियों में मत घूमो, गांधी तो कहते थे कि तुम सरकार से तनख्वाह मत लो, गांधी तो कहते थे कि अंग्रेजों की परिपाटी तोड़ो, गांधी तो कहते थे कि ये औद्योगिकरण मत करो। गांधी की किसी बात, नेहरू और पटेल ने गांधी की कोई बात नहीं मानी। गांधी की 100 बातों में से सिर्फ एक बात नेहरू और पटेल ने मान ली कि आप मुझे सुरक्षा मत दो। अगर इतने ही शिष्य थे तो सारी बातें मान लेते। मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं और बड़े दुखी मन से बात कह रहा हूं कि जब मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने ये पाया कि गांधी जब नोआखली में थे, तो नोआखली बंगाल का हिस्सा था और बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी। सूरावर्दी वहाँ का, जो बूचर ऑफ बंगाल जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ का हेड था। तो जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि गांधी की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्या किया था उन्होंने। तो गांधी के साथ बख्तर बंद गाड़ियां मुस्लिम लीग ने लगा रखी थी कि गांधी को कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं इन पे हमला ना हो जाए। मुस्लिम लीग गांधी को सुरक्षा दे रही थी, कांग्रेस की सरकार गांधी को सुरक्षा नहीं दे पाई। जब गांधी से लोगों ने सवाल उठाया कि आपके साथ इतने सुरक्षा क्यों चल रही है, तो गांधी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सरकार की इच्छा है, उसने मुझे, मुस्लिम लीग की सरकार ने सुरक्षा दे रखी है। तो जब मुस्लिम लीग की सरकार गांधी को उनकी इच्छा के खिलाफ सुरक्षा दे सकती थी, तो इस देश की सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश क्यों नहीं करी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सवाल से लोग भागते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि इस सवाल का जवाब पूछा जाएगा तो बहुत सारे लोग नाम सामने आएंगे। गांधी का, अब मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, इसलिए मैं अपना थोड़ा सा जल्दी आपको बताना चाहूंगा कि गांधी की हत्या के 3 बहुत बड़ी घटनाएं हुई जिन्हें हमसे छुपा लिया गया। पहली घटना तो ये थी कि सरदार पटेल के इस्तीफे के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चला था। गांधी की हत्या के तीसरे दिन या दूसरे दिन जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, उन्होंने सरदार पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जेपी ने इस कदर आंदोलन सरदार पटेल के इस्तीफे के लिए चलाए थे कि संसद भवन तक उनकी भीड़ लेकर, समाजवादियों की भीड़ लेकर वो वहां पर पहुंच गए थे। तो ये लिखने का मकसद ये कि उस दौर की राजनीति को भी समझना चाहिए कि चिताओं पर जो राजनीति करने का आरोप आज के नेताओं पर लगता है, तो गांधी की चिता पर भी उस दौर में राजनीति शुरू हो गई थी। और जब जेपी को लगा कि ये सारे समाजवादी मेरे खिलाफ, माफ कीजिएगा, सरदार पटेल को जब लगा कि सारे समाजवादी नेता मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने जेपी के खिलाफ गुप्तचर पुलिस छोड़ दी। और जब आईबी की रिपोर्ट जेपी के खिलाफ आई तो बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। ये इसलिए कि सारे बुतों के बारे में हमको सत्य मालूम होना चाहिए। वो आईबी की रिपोर्ट ये कहती थी कि जेपी, राममनोहर लोहिया
और कमला चट्टोपाध्याय मिलकर सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह को मंत्रिमंडल से हटाकर खुद मंत्री पद चाहते हैं। और जब ये रिपोर्ट नेहरू को सरदार पटेल ने भेजी, तब जाकर नेहरू ने अपने घर से जेपी को बाहर निकाला। तो उस दौर में चिताओं पर राजनीति हो रही थी, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन हम बुद्ध को मानते हैं, मूर्तियां लगी देखते हैं और पूजन उनकी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो मैंने मॉब लिंचिंग का जिक्र किया। तो आज़ाद भारत की जो पहली मॉब लिंचिंग का जब मैं जिक्र कर रहा था, एक मॉब लिंचिंग का जिक्र हमसे छुपाया जाता है, और वो थे वीर सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर। जब गांधी की हत्या हो गई और उसमें सावरकर का नाम आया, तो गांधीवादियों की भीड़ ने सावरकर सदन जो शिवाजी पार्क में उसको घेर लिया था। और वीर सावरकर के जो छोटे भाई थे डॉक्टर नारायण सावरकर, वो थोड़े पीछे 2 गली छोड़कर रहते थे। भीड़ जब सावरकर सदन में हंगामा करके कामयाब नहीं हो पाई, तो नारायण सावरकर के घर गई। डॉक्टर नारायण सावरकर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको घर से खींच कर लाई और सड़क पर उनको तब तक पत्थर मारे गए जब तक कि वो मरने की अवस्था में नहीं पहुंच गए। तो ये थी भारत की आजाद भारत की पहली मॉब लिंचिंग, जिसकी कीमत सावरकर परिवार ने चुकाई थी। और तीसरी जो बात हमसे छुपाई जाती है गांधी हत्याकांड के बाद, वो है ब्राह्मणों का नरसंहार। चुन चुन के ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर चुन चुन कर मारा गया था। लेकिन दुर्भाग्य कि जब मैंने भी उस पर रिसर्च करने की कोशिश की, मैंने भी दस्तावेज खंगाले, तो जिक्र तो आता है कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए, लेकिन इन दंगों में कितने ब्राह्मण मारे गए इसका जिक्र नहीं आता। सिख विरोधी, इंदिरा गांधी के बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, ठीक उसी स्केल पर वो दंगे हुए थे। लेकिन इस देश में सिख विरोधी दंगों की बात होती है, लेकिन ब्राह्मण विरोधी दंगों की बात नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण जो हमारा नैरेटिव है, उसमें ब्राह्मण को पीड़ित बताना वो हमारी राजनीति को सूट नहीं करता है। क्योंकि ब्राह्मण को विलेन बताना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम उसे पीड़ित बताएंगे तो हमारी राजनीति को वो सूट नहीं करता, हमारे नेताओं को। इसलिए ब्राह्मण विरोधी दंगे देश के इतिहास से मिटा दिए गए। जो मुझे रिकॉर्ड्स मिले, जिन लोगों से मैं बातचीत कर पाया, उनके आधार पर मैंने इस पर लिखने की कोशिश की है। आखिरी मुद्दा जो इस पुस्तक का मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी बहस इस देश में चल रही है कि 2014 के बाद गोडसे का महिमा मंडन शुरू हो गया है। तो मैंने इस पुस्तक में स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जब गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी थी, तो इस देश का जो जनमानस था वो गोडसे के बारे में क्या सोचता था। क्या गोडसे का महिमा मंडन 2014 के बाद शुरू हुआ, या गांधी को ये हत्या करने के बाद ही गोडसे का महिमा मंडन शुरू कर दिया था या शुरू हो गया था। तो जब मैंने रिसर्च किया, तो जब गोडसे ने अदालत में अपना पहला बयान दिया दिल्ली की लाल किला अदालत के अंदर, तो जब बयान अगले दिन अखबारों में छपा, तो उस वक्त का सरकारी नेतृत्व इतना डर गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी। सरदार पटेल आईएनबी मिनिस्टर भी थे उस वक्त, कि गोडसे के जो बयान है और जो अखबारों में रिपोर्टिंग हो रही है, उससे गोडसे शहीद बन रहा है, इसे रोको। उसी दौर में फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने एक फिल्म रील बनाई थी गांधी हत्याकांड का, जब ट्रायल चल रहा था। और उस दौर में जो पुराने लोगों को मालूम होगा कि उस समय सिनेमा हॉल के अंदर पहले न्यूज रील दिखाई जाती थी। तो वो जब न्यूज रील के अंदर गोडसे दिखाई देता था तो लोग नारे लगाने लगते थे। तो सरकार घबरा गई, उसने न्यूज रील को दिखाना बंद कर दिया। तो गोडसे अपने जीते जी कल्ट बन रहा था। उस दौर में कई लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि गोडसे ने जो किया है वो सही किया है। तो जब ये आरोप लगाया जाता है कि 2014 के बाद गोडसे का महिमा मंडन शुरू हुआ, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि गोडसे जीते जी कल्ट बन गया था। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है, जो मैंने पूरे गोडसे के अंतिम दिनों को खंगालने की कोशिश करी है, उस वक्त की मीडिया रिपोर्टिंग पढ़ी है, और वो अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल वगैरह, मैंने उसकी प्रिंट्स निकाले और पूछ दौर को पढ़ा कि गोडसे को जब जीते जी गोडसे से सरकार नहीं डरी, उसके मरने के बाद भी सरकार गोडसे से डर गई थी। अगर मैं शिमला की अदालत में जब उसका पेशी हुई शिमला हाई कोर्ट के अंदर, तो गोडसे जब पहले दिन शिमला हाई कोर्ट के अंदर आया, तो वो ठंड से ठिठुर रहा था। तो उसे देखकर महिलाएं बड़ी द्रवित हो गई, तो उन्होंने गोडसे के लिए स्वेटर बुनकर भेजे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज का शिमला नहीं था। उस वक्त के शिमला में देश का एलिट क्लास रहता था, पढ़े लिखे लोग, जजेस, आईसीएस अधिकारी, उनके परिवार रहते थे। तो वो महिलाएं कौन थी जो गोडसे को देख के द्रवित हो रही थी और उसके लिए स्वेटर बुनकर भेज रही थी? और आप कहते हो 2014 के बाद महिमा मंडन शुरू हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कही है कि संभ्रांत घरों की महिलाएं जो हैं, बड़े घरों की जो महिलाएं हैं, वो गोडसे के लिए स्वेटर बुनकर भेज रही थी। जस्टिस जीडी खोसला, जिन्होंने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई, और ये बहुत मशहूर है तो सभी को मालूम ही होगा, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जजेस डायरी जो बुक लिखी, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जब गोडसे अपना बयान दे रहा था, तो महिलाओं के सुबकने की आवाज आती थी, पुरुषों के खांसने की आवाज आती थी। वो अपनी जेबों से रुमाल निकालकर अपनी खांसी को दबाने की कोशिश करते थे। और अगर मैं
मेंबरान ज्यूरी वहां पर मौजूद लोगों को बना देता तो गोडसे बाइज्जत बरी हो जाता। ये जस्टिस जीडी खोसला ने कहा है, जिनकी मोहर लगने के बाद गोडसे को फांसी हुई है। तो गोडसे अपने जीते जी कल्ट बन रहा था, और ना सिर्फ गोडसे के जीते जी सरकार उससे डरी हुई थी, बल्कि अंतिम समय में जब उसके आखिरी 3 दिन बचे थे तो रामदास गांधी जो गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने एक पत्र लिखा बड़ा भावुक गोडसे को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप गलत थे, मेरे पिता की विचारधारा सही थी। तो गोडसे ने पत्र लिखा, बोले ठीक है मैं मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको जेल में आना पड़ेगा। और दोनों की मुलाकात की तैयारी हो गई। आचार्य विनोबा भावे भी गोडसे से मिलने जाने वाले थे। एक शास्त्रार्थ या एक बहस या जो भी कह सकते परिचर्चा उनके बीच में होने वाली थी। सरकार उससे भी डर गई। जब मैं रिसर्च निकाल रहा था तो एक सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस में मुझे वो लेटर मिला, जिससे सरदार पटेल नेहरू को लिखते हैं कि रामदास गांधी को हमें नहीं मिलने देना है गोडसे से। अगर रामदास गांधी गोडसे से मिल लिया तो गोडसे को शहादत प्राप्त हो जाएगी, वो शहीद का दर्जा उसे मिल जाएगा। सरकार में बैठे लोग डर रहे थे जीवित गोडसे से, और मरने के बाद भी गोडसे से वो डरे। गोडसे को मारने के बाद ये रॉबर्ट पेन, अमेरिका के बहुत बड़े लेखक है, जिनकी पुस्तक पर गांधी फिल्म बनी है, उसने लिखा है, और ये ऐतिहासिक तथ्य भी है कि गोडसे को मारने के फांसी देने के बाद उसकी लाश को जेल के अंदर ही जलाया गया। नवजोत यहाँ पर बैठी हुई अंबाला जेल में उनको गोडसे को फांसी दी गई थी, और मैंने नवजोत से भी काफी इस बारे में सवाल पूछे थे घग्गर नदी से जुड़े हुए। तो अंबाला जेल में ही गोडसे को और आप्टे को चिता पर उनकी लगा कर, एक पुलिस वाला था जो कर्मकांड जानता था, उसने दोनों को जला दिया। वहां पर सगा भाई गोपाल गोडसे भी जेल में बंद था, लेकिन उसको मुखाग्नि नहीं देने दी, जला दिया। वहां भी ठीक था। जलाने के बाद उसकी राख को हटाकर उस पर हल चलाकर घास के बीज बोए गए। तो कोई ये कहता है कि 2014 के बाद महिमा मंडन शुरू हुआ है गोडसे का, तो वो किस दुनिया में रह रहा है। सरकार तो उसकी जीते जी उससे डर गई, उसके मरने के बाद उसकी लाश से डर गई, और ना केवल लाश से डरी बल्कि उसकी अस्थियों से डर गई। एक समय जब उसकी अस्थियां ली तो उसकी अस्थियां गोडसे और आप्टे की अस्थियों को एक डब्बे में रखा गया, और 2 पुलिस वाले, एक ट्रेन जो नवजोत ने मुझे बताया था कि घग्गर नदी के बाद पुल शंभू बैरियर, नवजोत से मैंने इसका पूरा रिसर्च पता करा था, तो शंभू बैरियर एक जगह है, वहां पर गोडसे और आप्टे की अस्थियों को पुलिस वालों ने फेंक दिया। लेकिन ये बात लीक हो गई, और इंद्रसेन शर्मा जो थे, उन्होंने, एक महासभा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने वो अस्थियां बीनी उथले पानी से और वो गोडसे परिवार तक पहुंचाई। तो ये स्थितियां थी इस देश के अंदर कि सरकार ना जीवित गोडसे से डरी, उसकी लाश से डरी, और बाद में उसकी राख से भी डरी। तो ये मिथ तोड़ना बहुत जरूरी था कि आप गोडसे के नाम पर एक विचारधारा को बदनाम करो। आज जो लोग सोच रखते हैं, आज जिस विचारधारा का लोग समर्थन करते हैं, उनको डिमोरलाइज करने के लिए आप गोडसे के नाम का इस्तेमाल करो। इस मिथ को तोड़ने का प्रयास करने के लिए मैंने किताब लिखी है, और अभी किताब, मेरा पूरा परिश्रम आप लोगों के हाथ में है, अब फैसला भी आप लोगों के हाथ में है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी, आपने निश्चित रूप से कौतूहल बढ़ा दिया है। 592 पन्नों की ये पुस्तक, करीब 18 सालों की अथक मेहनत, निरंतर शोध, सैकड़ों किताबों का अध्ययन, इतिहास और संबंधित विद्वानों से संपर्क के बाद ये पुस्तक लिखी गई। और जो भी बिंदु आपने यहाँ पर हमारे समक्ष रखे हैं हम सब के बीच, हमारे बीच जी 2 मिनट, मतलब थोड़ा टीवी का पत्रकार हूँ, प्रोमो देने की आदत है मेरी, बिना प्रोमो का मेरा काम हो नहीं सकता। इस पुस्तक में 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ। आप लोग में से कोई नहीं जानता होगा कि गांधी हत्याकांड में पृथ्वीराज कपूर को फंसाने की कोशिश हुई थी। वो क्यों हुई थी, वो आपको उसके लिए इस किताब को पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, कई गवाहियों में एक रहस्यमयी औरत का जिक्र आता है जो गांधी के हत्यारे थे, जो हत्या में शामिल थे। वो बार बार जिक्र करते हैं कि गांधी के कैंप की एक औरत गोडसे से मिली हुई थी, वो गोडसे को सारी जानकारी देती थी। वो रहस्यमयी औरत कौन है, उसका नाम भी तो इस किताब में नहीं है, लेकिन वो भी आपको जानने के लिए इसको पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल आपने कौतूहल बढ़ा दिया है, और मुझे आशा है कि यहाँ पर उपस्थित लोग और दूर दूर तक, जहाँ तक ये पहुँचेगी, धूम मचा देगी, और लंबे वर्षों तक, कई सालों तक इसकी गूंज बनी रहेगी। डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। बिना समय गंवाए मैं अनुरोध करूंगी मीनाक्षी जैन जी से आपके वक्तव्य के लिए। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, आई विल बी वेरी ब्रीफ. I just want to begin by saying that I feel inadequate to address this gathering because my area of specialization has been cultural and civilizational issues in ancient and medieval India up to 1857. स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में मैंने बहुत कुछ प्रखर के वीडियो से सीखा।
मेरे को किसी ने बताया कि आपने इनके वीडियोस देखे हैं। तो मैंने जब उनके वीडियोस देखना शुरू किया, मैंने कहा कि कितना परिश्रम और कितनी वीरता, बहादुरी और साहस से इन्होंने लिखा है। फिर मैंने संजय दीक्षित जी जो जयपुर डायलॉग्स के हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा प्रखर को मैंने आपके शो में देखा है, प्लीज़ मेरे को उनका नंबर दीजिए। सो संजय दीक्षित जी ने मेरे को नंबर दिया। फिर मैंने प्रखर से पहली बार कांटेक्ट किया और कहा कि आपके अपना योगदान किया है आपने भारत की इतिहास को वापस लोगों के सामने लाने के लिए। अब प्रश्न जो प्रखर ने अपनी पुस्तक में प्रश्न उठाए हैं, इतिहासकार होने के नाते मैं एक दो विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज़ादी के एक दो वर्ष के बाद बंगाल के प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार, उन्होंने सरकार को एक प्रपोज़ल दिया कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ भागों में इतिहास लिखना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मैंने जो इस आंदोलन में जो हुआ, लोगों के साथ कत्लेआम वगैरह, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने बहुत कुछ इस आंदोलन का मैं गवाह हूँ, तो मैं इस आंदोलन का इतिहास लिखना चाहता हूँ। और उन्होंने एक वॉल्यूम लिखी भी। लेकिन जब आप बोलते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस, इसमें इतिहासकार कितने गिल्टी हैं, तो एक वॉल्यूम लिखने के बाद एक और व्यक्ति थे इतिहासकार, वो उस टाइम ईरान में भारतीय राजदूत थे और वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। वो आधुनिक भारत के इतिहास के स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो सरकार ने ताराचंद को बोला कि आप ये लिखिए, आरसी मजूमदार नहीं लिखेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आरसी मजूमदार क्या लिखना चाहते थे। आरसी मजूमदार ने कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल का एक बुनियादी रूप ये था हिंदू मुस्लिम संघर्ष। कांग्रेस का कहना था ये संघर्ष केवल 200 साल पहले का है, ये अंग्रेज़ों का कारण है। और कांग्रेस का कहना था कि अंग्रेज़ शासनकाल के पहले हिंदू मुस्लिम बड़े अमन के साथ रहते थे। आरसी मजूमदार ने कहा कि मैं इतिहासकार हूँ, मैं मध्यकाल का इतिहासकार हूँ, स्वतंत्रता का संघर्ष मैंने अपने सामने देखा है, ये बिल्कुल गलत है। और जो मैं भारत की स्वतंत्रता का इतिहास लिखना चाहूँगा, उसके हिसाब से यह संघर्ष कम से कम 500 साल पहले आरंभ हुआ है। मतलब कि मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम संघर्ष शुरू हुआ। सरकार ने कहा ये नहीं, और उनकी किताब नहीं एक्सेप्ट हुई, और ताराचंद की किताब एक्सेप्ट हुई। और ताराचंद की किताब का मेन उद्देश्य ये था कि सारी स्वतंत्रता आज़ादी का श्रेय कांग्रेस पार्टी को देना है। और दूसरा ये था कि भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेहरू और गांधी, उनको सबसे ज़्यादा श्रेय देना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे आपने बताया कि उस समय के बहुत से एक्टर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के, जैसे मौलाना आज़ाद, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा। लोहिया की किताब आपने मेंशन किया है, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन। तो ये इतिहास को गलत तरीके से पेश करना, हम सोचते हैं, आम जनता ये सोचती है कि भाई ये मार्क्सवादी इतिहासकार जब सामने आए 1970s में, तब से ये इतिहास का छेड़छाड़ शुरू हुई। लेकिन ये छेड़छाड़ स्वतंत्रता के एक वर्ष के अंदर शुरू हुई, और इसका कसूर किसको जाता है? वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तो ये मुस्लिम अपीजमेंट कि भाई वो ये दिखाना नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में मुस्लिम लीग का कितना नेगेटिव रोल रहा, और वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंट स्ट्रगल से पहले हिंदू मुस्लिम जो रिलेशनशिप थी उसका क्या सत्य है। तो अगर आप मध्यकाल का इतिहास देखें तो आपको शायद कोई भी मुस्लिम नेता, धार्मिक नेता या राजनीतिक नेता
कोई आपको नाम लेना मुश्किल हो जाएगा जो ये कहता था कि दोनों पार्टीज़ को अमन में रहना चाहिए। जो सारी मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट थी वो ये सिखाती थी, उलेमा सब ये कहते थे कि आप हिंदुओं के कोई रीति रिवाज मत अपनाइए, क्योंकि बहुत से मुस्लिम्स कॉन्वर्ट्स थे, तो निश्चित था कि भी एक दिन में वो पूरा अपने पुराने संस्कार नहीं छोड़ सकते। तो जो सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स थी मिडिवल पीरियड में अप टिल 1947, दे वर ऑल टेलिंग द मुस्लिम्स प्लीज़ कीप योर सेपरेट आइडेंटिटी। तो ये जो आपने कहा कि ये मिस रिप्रेजेंटिंग द पास्ट, और वो जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी है दैट इज़ कंटिन्यूइंग टिल टुडे। इट इज़ सो पेनफुल दैट वी हैव suffered so much in our history because of a wrong priority and failure to face the past, और उसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। So this is, and why I say this, because मध्यकाल में जो इतिहास लिखा गया, मुसलमानों ने लिखा, हिंदुओं ने लिखा, और वो जो इतिहास है वो हम वी कैन एक्सेस दैट इतिहास, और वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भाई इनका राय अलग है, इनकी नीति अलग है, इनका रहन सहन अलग है, और हिंदूज का अलग है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुग़ल पीरियड में जैसे अकबर हैं, तो उन्होंने राजपूत मनसबदारों को अच्छे पद दिए, और जैसे कि मान सिंह जो उनका रिश्तेदार भी था। लेकिन मध्यकाल में एक दो तरह के इतिहास लिखे जा रहे थे। एक तो मुग़ल दरबार में, पर्शियन में, जो बादशाह के हुक्म पे लिखा जा रहा था, अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक। और उसी समय जो राजपूत मनसबदार थे जो अकबर की नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपने कोर्ट्स में, अपने दरबारों में, अपने प्रांतों में जो उनका था, वहाँ पर उन्होंने चुपचाप ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री लिखवाई। जैसे कि मान सिंह की बहन की शादी अकबर से हुई थी। मान सिंह अकबर के बहुत करीबी दोस्त थे और उनको बड़े बड़े पद दिए थे। लेकिन मान सिंह, एक उदाहरण दे रही हूँ, कि अंबर में जहाँ पे उनका होम स्टेट थी, वहाँ पर उन्होंने मानचरित एक ग्रंथ लिखवाया। मानचरित उसका नाम है, वो अभी तक हमारे पास प्रचलित है। और वो उसने क्यों लिखवाया? उनको ये था कि आगे वाले जो मेरे फैमिली के लोग होंगे वो मेरे से पूछेंगे और मेरे परिवार से पूछेंगे कि भाई ये क्यों संधि की, क्योंकि राजपूत तो दे वर नोन फॉर देयर वैलर एंड फाइटिंग थिंग। तो वो मानचरित लिखवाते हैं। और वो मानचरित की क्या विशेषता है? मानचरित बताती है कि मान सिंह के पूर्वज इतने बहादुर थे, इतने वीर थे, लेकिन पूरे मानचरित में ये जिक्र नहीं होता कि मान सिंह के दादा ने अपनी बेटी को अकबर को विवाह में दिया। मध्यकाल में राजपूत राज्यों में कोई भी जो ग्रंथ राजपूत शासकों के आदेश पे लिखा गया है, वो इस बात पर चुप्पी, वो कभी नहीं जिक्र करते कि हमने अपनी बेटियां। तो इससे मैं ये नहीं कह रही कि भाई ठीक है या गलत है, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि कितना फासला था। और ये कहना कि भी फासला नहीं था और अंग्रेज़ों ने फूट डाली है, ये बहुत गलत बात है। और एक दो पॉइंट्स में, और ये जो शादी के ऊपर चुप थे, अगर आप पर्शियन इतिहास पढ़ें उस पीरियड का, तो पर्शियन इतिहासकार भी नहीं लिखते कि भाई बादशाह की शादी इस राजपूत से हुई है। तो दोनों तरफ आइडेंटिटी की कॉन्शियसनेस कितनी थी, सही है या गलत है ये अलग बात है, लेकिन उस समय से, मतलब कि मध्यकाल से ये आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है। सिर्फ ये है कि हम लोगों को अब पता नहीं कि भाई हिंदू राजाओं के दरबारों में क्या इतिहास लिखा गया। तो जैसे जेलौर, छोटे छोटे हिंदू राज्य हैं, उस समय उनको ये था कि भाई हमको अपना स्पष्टीकरण देना है कि भाई हमारे बच्चों के बारे में, मतलब वी हैव टू गिव अ जस्टिफिकेशन व्हाई वी डिड दिस। सो द सम एंड substance of what I'm saying is that there was never
never, according to me, a period in Indian history where the communities lived in harmony and where the ulema or the religious leaders of one community told the people, you live in harmony. All the leaders and all the leaders and all the movements, सैयद अहमद शाहिद वो अंग्रेज़ों के टाइम थे, लेकिन उन्होंने जिहाद किसके खिलाफ किया? अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं किया, वो रंजीत सिंह सिख्स के खिलाफ किया. भाई सिख्स वर नॉट द मेन पावर एट दैट टाइम. आपको संघर्ष करना है, यू फाइटिंग, यू फाइट जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट दे चोज टू फाइट द जिहाद अगेंस्ट द सिख्स. सो all the movements in Patna, Tariq-e-Muhammadiyya, so many movements. The point is that the freedom struggle and what happened in the freedom struggle was not a break from the past. It was a continuation of our history that we had witnessed for 500-700 years before the freedom struggle began. And this is what we need to keep in mind. I don't have to say anything more in the book because Prakhar has given the things in detail, and I congratulate you on educating me and on educating so many of us on the freedom struggle. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. और अब अगले वक्तव्य के लिए पराग टोपे जी, आपसे अनुरोध. Congratulations to Janasabha and thank you Bharat for inviting me here. Hopefully it's okay if I speak in English. मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं मराठी में ज़्यादा अच्छा बोल सकता हूँ, पर मराठी कोई समझेगा नहीं, इसीलिए अंग्रेज़ी में बोलता हूँ. मेरा इतिहास में जो एंट्री हुई थी तो वो 2010 में ऑपरेशन रेड लोटस नाम की पुस्तक मैंने लिखी थी. So since then my interest has been trying to understand history, trying to analyze what history is, right? So today our discussion is about history, and if you look at who all is participating in this discussion on an event that is historical, if you look at it, most of us are not trained in history, right? ये जर्नलिस्ट है, आई थिंक मीनाक्षी जैन, आपका ट्रेनिंग पॉलिटिकल साइंस में है, हिस्ट्री भी अच्छी, हाँ. But फिर भी many of us who are like Bharat is IIT graduate, I'm an IIT dropout. So many of us are not related to history, but yet we are passionate about history. So I don't look at this as a coincidence. There is something bigger going on, which I call it decapitalizing history. And decapitalizing meaning history with a capital H का उसका history with a lowercase h. And the distinction I make is कि Bharat mentioned about the difference between Abrahamic societies and हमारी जो संस्कृति है. Everything in Abrahamic societies, I've lived in the US for now 35 years, right? So I know firsthand exactly how the systems work. Things are very discretized, things are very well defined. There's a very clear definition of everything. God is well defined. Everything is absolutely defined, and it's top down, it's hierarchical. There is absolutely clarity in as to what is it that they want, right? So history conceptually is also exactly the same way. So when the West or Abrahamics talk about history, it is not very different than the way they talk about their religion. There is clarity. So if you look at the way history as a subject has evolved, and the way even we have adopted it in our system, and that system was forced on us, but that's just the way it is. It was the seminaries, which were essentially the educational institutes. They were religious people. They had clarity as to what is it that they wanted to discuss. So any event would be discussed by people who were priests or people who were authorized to discuss the subject. They would discuss among themselves, and then they would disseminate it to the people. So society was a passive consumer of that knowledge. And this applied to pretty much all aspects. Even science, if you think about it, science in the West is still a consumer oriented. It's only peers who can challenge it. The challenge can't come from the bottom. The challenge only has to come from peers. History with a capital H essentially is fundamentally the same. Universities in the West are still dominated by academics. I call them certified intellectuals. They are the ones who certify history, and then schools and everybody else become passive consumers. The challenge to history does not emerge from society. What we are seeing today is something which is innate to our society, that fundamentally comes that anybody has a right. So even if you look at the story of Ashtavakra
And Acharya Bandhin, he was the one who put a very high pedestal for challenging him. In fact, the one story says that Ashtavakra's father was either killed or drowned by Bandhin because he challenged him, right? So we don't have such a system. That's what makes us different. I'm going to give you two examples as to how the way our stories are carried on, which are fundamentally different than history with a capital H. One is a personal example. When I was about 13 years old, my brother and sister, they're also here, my parents, we were on a trip from North India. We were living in Pune at that time. And we visited Prayagraj. That time it was Allahabad. And we were there, and my mother said that we're going to go see the Triveni Sangam. So Ganga, Yamuna और सरस्वती का संगम है वहाँ पे. So we took the little boat and we went up to the Triveni Sangam, and then I just noticed कि गंगा यमुना है और दोनों मिलके गंगा बन जाती है. So I asked her, where is Saraswati? So she said in Marathi 4 things, right? She said की सरस्वती नदी होती. सरस्वती नदी होती, ती गुप्त झाली, ती जमिनीच्या खाली गेली, पण तिचं पाणी अजून इकडे येतं म्हणून आपण त्याला त्रिवेणी संगम म्हणतो. She said there was Saraswati river, she disappeared. She went underground, but her water still comes here. That's why we call it a Triveni Sangam. She said these 4 things, 1979. Now, that kind of stuck in my head, right? So I was like, even when I went to the US in the late 80s and 90s is when there was something which was going on, which was like, amazed my mind. So now pretty much there's a lot of research, and now we have established these things. So first thing she said, Saraswati Nadi hoti. There was a river Saraswati. By the way, in 80s and 90s, she was a mythical river, right? In 1999, if archaeologists studied, in fact, all those archaeologists who worked on the Saraswati River project from 1999 to 2004, after 2004, they were given desk jobs because they were working on something which was mythical, by the way. So we now know that Saraswati existed. She disappeared. So essentially the process of Saraswati disappearing started around 5,000-6,000 years ago, and around 4,000 years ago, she had desiccated, she had dried up. The Indian subcontinent is a plate, and small movements affect the directions of the river. So Saraswati River, which once flowed and it ended into the Kutch areas, she started drying up. So she disappeared. So you no longer see her. ती जमिनीच्या खाली गेली. So now if in many parts of Haryana and Rajasthan, if you excavate, if you go 50-60 feet deep, you will actually find Saraswati. So she went underground. This is something which my mother told me in 1979, ती गुप्त झाली, जमिनीच्या खाली गेली. So you can still see her. Now there's a fourth phenomena. Her water still comes there. How is that possible? In many ways, the rainwater which falls, that still goes into multiple rivers. So it's called as river piracy. So essentially Ganga and Yamuna, which were small, weaker rivers, they became bigger rivers. So Saraswati's water, which was essentially flowing into the Arabian Sea, essentially joined Ganga and Yamuna because the water has to flow somewhere. So her water, so now this process started 5,000-6,000 years ago. 4,000 years ago, she had dried up. Word of mouth up to 1979, me hearing it from my mother, this is the story of Saraswati which lives on, right? Did my mother have footnotes? Did she have a 400-page book that she was relying on? No. This is I've called as history with a lowercase h. I'll give you another example. This is a personal example. I'll give you a more generic example. You must have heard of Troy. It's a story in Homer's Iliad, right? And Troy, until 1867, it was lost. It was considered to be a place which, again, obviously everything ours is mythical, but everything Greek is of course real. But nobody knew, and nobody knew where Troy was. Nobody knew where Troy was. So there was this German industrialist who was obsessed with, I think he was called as an Occidentalist. So he was obsessed with finding Greek things. So he was funding a lot of archaeological excavations. And I think near a town in modern day Turkey, there's a place called as Hisarlik. So he excavated Hisarlik and suddenly said, oh, we discovered Troy. So it was a sensational discovery. All over the archaeological circle, people were talking about how we have discovered Troy and so on and so forth, right? And I mean, obviously,
If you look at if Troy, we don't know when the story took place, but Homer wrote it maybe 700 BC or whatever it is, right? So, but then that part of Greece was ruled by multiple people, Romans, Christians, Muslims, and so on. So the history of Troy was gone, right? So therefore, it was like a discovery was a big deal. Now you fast forward to 1990s India. There is, I think, Muzaffarabad or Muzaffarnagar. I forget which district in Uttar Pradesh. There was a excavation of ASI and Italian archaeologists, and I think after some heavy rains, a little fortification was noticed. So they excavated this place, and then a discovery was made that they have found Kampilya. And that Kampilya was the capital of Drupad, Draupadi's father, Drupad, right? Now, how many of you have heard of this excavation, this discovery? Not too many, right? I mean, a few people would have heard of it, but this is something which is like a 5,000, at least a 5,000-year-old site which was discovered, but yet it did not make much news. Is that good or bad? What do you think? No, you would think so, but if you think about it, from a history with a capital H, it is not really a big discovery. I'll tell you why. The village outside where this discovery was made, supposedly this big discovery was made, the name of the town is Kampil. It's a little village called as Kampil. And before this was excavated, it was just a mound. It was completely covered with dirt for at least 3,000-4,000 years ago. But yet the people of that village called it Drupad Killa. There was no Killa, there was no fortification visible. It was just a mound. But yet people called it Drupad Killa, and they would say कि हाँ यहाँ पे द्रौपदी खेलती थी, ऐसे हमने सुना है. So you have a place which was excavated, which was found. It did not make news. The reason it didn't make news because we already knew. We knew that this was Drupad Killa. Some of us didn't know, but that's our problem, right? So this is what I call a history with a lowercase h. So when you have the first history, is I call it petrified history. So one of the places I'd love to visit in the US is called as the Petrified National Forest. If you ever visit Grand Canyon, there's a place called as Petrified National Forest. You see these massive logs of trees. If you look from a distance, they look exactly like trees. But about several million years ago, at a cellular level, each of the cell got deposited with minerals, and essentially they are like rocks. Most of the world's history is petrified. It came and it died and petrified, and therefore when you look at it, you essentially are looking at something which is dead. We have a living history. Our history is living. We are not petrified. We have stories, whether it is Draupadi or if you pretty much travel to any place in India, you'll see a living history connected to all the stories that we have told. So we have a fundamentally very different way of looking at history. And one of my interests and something which I'm exploring, and that is what Bharat said, is it is how is it that we should be looking at history, given the fact, I mean, we can't change the past. We are where we are because of whatever has happened. But given the fact, we should try to understand and learn the lessons from our ancestors. And one of the things is this: we are told that the purpose of writing history is to learn the lessons, right? To learn lessons from it. That's what we are told. Again, history with a capital H. Now, if you look at all our smritis, do you really see lessons learned? Do you see an analysis? Do you see, अरे इसने नहीं किया, ऐसे वो नहीं किया, he didn't do this, he didn't do this? You will not see. You will not see negativity. You will not see finger pointing. So that means, were our ancestors fools to not give us the lessons learned? Or did they have something far more brilliant to give us those lessons? If you think about it, our stories were divided. I call it prismatic history. You get one truth, and then you split it into different ways. Stories should inspire. Stories should motivate. So our stories are primary to motivate. How are the lessons captured, though? Lessons don't need to be captured in the same story. Lessons can be captured in abstract ways, and they can be taught to very young children. Guess where all the lessons are captured and told? In the stories of Panchatantra, in the stories of Hitopadesha. So if anybody made a mistake, so for example, if Ravan's empire grew, there must have been kings who were defeated. So that idea of stories being preserved
is one of the lessons, and this is the way I look at history. But the process of telling that history has to start from society, and this is something which I am very, very happy to see. This process has started and it is growing rapidly. Thank you very much, Prakhar ji, for taking this initiative and looking at our history. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी आपका। और अब मैं भरत शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी स्वागत संबोधन हेतु। भरत शर्मा इस पुस्तक के को पब्लिशर हैं। भरत जी एक उद्यमी हैं। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है और अपने तरीके से धर्म की सेवा में जुटे हुए हैं। आपका स्वागत है भरत जी, मंच पर आएं और आज स्वागत संबोधन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री राम। मैं संक्षेप में ये बताऊंगा कि ये पुस्तक की ये परियोजना आरंभ कैसे हुई, और बाकी तो पुस्तक के विषय में बताने के लिए बहुत योग्य लोग, मेरे से अधिक योग्य लोग बैठे हैं। तो मेरा बाल्यकाल इंद्रपुरी नाम की एक कॉलोनी है जो शरणार्थियों की है, तो वहीं पे लालन पालन हुआ, जन्म हुआ। तो सारे मित्र हमारे वही थे जिनके परिवार ने विभाजन देखा था। तो यद्यपि हम लोग तो मथुरा से हैं, दादाजी की पीढ़ी तक पंडिताई हुई, तो हमारे परिवार का कोई सीधा वो नहीं था, पर सारे मित्र वो थे। और 74 का मेरा जन्म है, 80-85 तक सामान्य था। वो लोग जीवित थे जिन्होंने प्रत्यक्ष विभाजन देखा था। और हम खेलते थे तो वो बताते थे, असि सरगोदा से आए, हम लाहौर से आए, हम पेशावर से आए। और अब मैं न्यू राजेंद्र नगर रहता हूँ, वहाँ जैसे DI खान विद्यालय है, तो डेरा इस्माइल खान से जो लोग आए, उन्होंने अपनी स्थान की स्मृति को जीवित रखने के लिए वो डेरा DI खान नाम से वो विद्यालय रखा। तो ये एक बाल्यकाल की यात्रा रही। बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। IIT जब गया तो 92 में ही वो ढांचा ढहा था, तो इसलिए सारी एक यात्रा और थी। और ये सोचा था कि 40 के बाद धर्म का कार्य करना है। अभी हमारी 25th रीयूनियन हुई, तो उसमें ईयर बुक जो शेयर की गई हॉस्टल की, तो उसमें मैंने देखा, याद आया कि मैंने 1996 में भी ये लिखा था कि 40 के बाद संघ का कार्य करूंगा। वो ठीक है, अब संघ का नहीं कर रहे, किसी और रूप से कर रहे, पर करना वही था। ये मेरी कल्पना थी। तो जैसे जैसे थोड़ी समझ विकसित हुई, ये समझ आया कि जो वैचारिक युद्ध है उसमें दूसरी साइड, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा आग्रह सत्य का है। और जो अब्राहमिक साइड है उसका सारा ये जो टर्म है नैरेटिव, ये अब्राहमिक टर्म है। हमारे यहाँ तो सत्य है, उसमें क्या है, हिंदी में कोई वो थोड़ी होता है स्पेलिंग बी जैसे कंपटीशन इंग्लिश में क्यों होते हैं, क्योंकि लिख कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो। हिंदी में जो बोल रहे हो वही लिख रहे हो, इसलिए हिंदी में स्पेलिंग भी कंपटीशन हो सकता है क्या? तो इसलिए जो हिंदू सोच है, जो सनातन है, वो तो सत्य है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सच बोलना है, इतना। और मेरे पिताजी का बचपन से आग्रह रहा कि फ्रैंक, फियरलेस, फोर्थराइट, सच बोलो। तो जब जैसे इसमें कई सारे प्रयोग किए, कुछ YouTube चैनल्स को सपोर्ट किया, कुछ पुस्तकों के अनुवाद कराए, ये सब वो सब उटपटांग काम करते रहते थे छोटे मोटे। फिर संगम टॉक, एक जो बहुत बड़ा नैरेटिव चलता है कि जी भारत में जातियों में बहुत भेद रहा, खूब लड़ाई होती थी, ब्राह्मण अत्याचार करते थे, इत्यादि इत्यादि। तो जब ध्यान में आया कि स्वामी रामानंद करके एक संत हुए, जिनके 12 जो प्रमुख शिष्य थे उसमें से 9 तो नॉन ब्राह्मण थे, और कैसे श्रेष्ठ शिष्य कबीरदास जी, स्वामी रविदास, और ऐसे छीपा, धन्ना, तो सब वे जातियां जिनको आप सो कॉल्ड मतलब निचली या पिछड़ी जाति कहेंगे, तो स्वामी रामानंद जी ने बनाया। पर हमें तो नहीं पढ़ाया जाता, हमें तो सो वही पैट्रियार्कल ब्राह्मणिकल हेजेमोनी टाइप वाली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो मैंने देवांशु झा जी यहाँ खड़े हैं, इनसे निवेदन किया कि ये रामानंद जी के विषय में थोड़ा शोध करें, एक टॉक दें। तो संगम टॉक्स पे एक टॉक दी देवांशु जी ने, वो उसकी काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। तो इस दौरान राहुल दीवान जो संगम टॉक के संचालक हैं, उनसे एक परिचय और मित्रता हो गई। और मेरा एक जो शोध का रहा है, तो बेसिकली इफ़ यू आर ज़ीरो डेट and you retire financially early, you get a lot of the privilege of
being able to read what you want to read. तो बहुत उटपटांग चीज़ें पढ़ता हूँ जिनका कोई सीधे व्यवसाय या किसी से लेना देना नहीं। एक जो मेरी रुचि का विषय है वो 1906 से 1972 तक का जो समकालीन इतिहास है। 1906 में बंग भंग और ये जो प्रिवी पर्स कैंसिल होना, जिससे बेसिकली रजवाड़े जो एक धर्म संस्थापना के बड़े दृढ़ स्तंभ थे, उनको नष्ट किया गया प्रिवी पर्स बंद करके। तो मुझे लगता है ये एक है जिसका इतिहास कहीं बताया नहीं जाता है। तो इस दौरान मैं पढ़ता था और मैंने इनसे निवेदन किया, राहुल दीवान से, कि भाई मैं संगम टॉक पे एक टॉक देना चाहूँगा कि वोट शेयर, जो हिंदू महासभा का वोट शेयर अगर आप देखें और मुस्लिम लीग का वोट शेयर दे रखे हैं, और जो मुस्लिम लीग द्वारा स्पॉन्ड पार्टीज थी, प्रजा कृषक पार्टी और ये सब इस प्रकार की, तो उनका वोट शेयर देखें। और किस प्रकार अगर हम जनरल कॉलोनियल हिस्ट्री देखते हैं तो जहाँ जहाँ अंग्रेज गए या जो भी कॉलोनियल पावर गई, उसके 20 एक वर्ष में तो वो हर जगह अपने प्यादे बैठा के गए, यहाँ भी अपने प्यादे बैठा के गए। सामान्यतः 20 वर्ष में वो जो उनका प्यादा था वो हट गया और कोई और पार्टी आ गई। पर यहाँ अगर हम देखें तो 89 के इलेक्शन में कुल 11% भाजपा वोट पाती, 11-12, और 20% जिसमें नंबर ऑफ सीट्स आनी आरंभ होती हैं, वो आते आते 1999 हो जाता है। तो एक प्रकार से जो गांधी हत्याकांड है वो इतना रिमार्केबल इवेंट है कि उससे हिंदू आइडेंटिटी, आफ्टर ऑल विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, उस पर चर्चा ही नहीं होती, हम अपोलोजेटिक हो जाते हैं और 52 वर्ष लगते हैं पहली अंगड़ाई को पुष्प, मतलब केवल कली बनने में। और आज तक ये है कि हमें तृप्तिकरण करना पड़ रहा है और सबका विश्वास जीतना पड़ रहा है। आज भी हम फुली अपॉलोजेटिक, मतलब अनअपॉलोजेटिक नहीं हो पाए। तो ये मेरी दृष्टि थी। तो मेरे मित्र हैं चंद्र प्रकाश जी, तो सीपी बीएचयू से पढ़े हैं, आईएमसी से पढ़े हैं, और मेरी एक थ्योरी होती है कि अगर आप एक युद्ध लड़ रहे हैं और क्लेम करते हैं कि युद्ध लड़ रहे हैं, बिकॉज हम कई सारे हिंदू कॉजेस को फंड करते हैं, तो उसमें फिर शो मी योर स्कार्स। अगर आप योद्धा हो तो आपके घाव कहाँ हैं? अगर आपके घाव नहीं है तो आप युद्ध नहीं लड़ रहे। तो सीपी को आइडियोलॉजिकल रीजन से ही हैड जस्ट लेफ्ट हिज जॉब, जो 2020 में हम मिले, और जो अग्नि को साक्षी मान के मित्र बनाने की है, जो भगवान श्री राम और सुग्रीव ने जो अग्नि को साक्षी मान के मित्र किया, तो हम विजयदशमी में हमने हवन किया और हमने तय किया कि हम मित्र रहेंगे जीवन भर। तो मैंने सीपी मेरे बीएफएफ हैं जीवन में हर चीज़ के। मेरी पत्नी कहती है तुम मुझसे ज़्यादा सीपी से बात करते हो। तो मैंने सीपी से निवेदन किया कि भाई मैं ये शोध कर रहा हूँ और संगम टॉक एक गहरा प्लेटफॉर्म है। अच्छा नहीं, सॉरी, तो संगम टॉक पे 2019 में टॉक होनी थी 2 अक्टूबर को, और पराग मेरे बड़े भाई जैसे हैं और हम प्रयास करते हैं वर्ष में 1-2 सप्ताह की छुट्टी कहीं विदेश में ले लें। तो 2019 में हम बाली में एक विला में थे, ये पुस्तक लिख रहे हैं जो सेकंड शांति कहते हैं, ओम शांति शांति शांति। तो आदि भौतिक आदि दैविक, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तो आदि भौतिक शांति के सनातन फ्रेमवर्क क्या है उसके ऊपर पराग लिख रहे हैं। तो हम वहाँ पूल में पड़े रहते थे और 2-4 घंटे चिंतन मनन करते थे। तो वहाँ हम थे उबुड में एक मंदिर में, तो राहुल दीवान का फ़ोन आता है कि भाई बड़ा प्रेशर है, 2 अक्टूबर पे आप गांधी जी की टॉक दे रहे हैं, हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। मैं कोई बात नहीं, संगम टॉक बड़ा काम है, हमारा तो क्या है, कहीं और बोल लेंगे। तो बात वो आई गई हो जाती है। 2020 में फिर वहीं से संगम टॉक से ही एक देवी जी संपर्क करती हैं कि क्या आप उस विषय में फिर विषय रखने को तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, पर मैं आई वांट रियल डेटा बेस्ड, क्योंकि हमारा आग्रह सत्य का है, हमें कोई नैरेटिव नहीं चलाना। ये चर्च ने ब्लास्फेमी का किया, भाई ये गैलीलियो को जेल डाला, टाइको ब्राहे को मार डाला, क्योंकि चर्च ने कहा कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि धरती सूरज के आसपास घूमती है, हम नहीं मानते, तो आप मर जाओ, या ब्लास्फेमी है। तो हमारे यहाँ ब्लास्फेमी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो खैर, तो 2020 में ये बात होती है,
तो मैं प्रखर से निवेदन करता हूँ कि भाई कोई है जिनसे कहाँ से पढ़ें, कोई बहुत सारा सोर्स मटेरियल बहुत है, पढ़ने में इतना मतलब मैं 300 पन्ने पढ़ लेता हूँ एक दिन में, पर मतलब 5000 पन्ने पढ़ने के लिए भी बहुत समय चाहिए होता है, तो और वो ढंग से नहीं पढ़े जाते 300 पन्ने। तो इन्होंने कहा प्रखर से मिलो तुम, प्रखर तो 10-15 वर्ष से शोध कर रहे हैं इस विषय में। तो मैंने कहा अच्छा मिलवाओ। तो हम मिले। तो प्रखर जी से पहली मीटिंग में समझ आया कि हम तो हिंदूवादी हैं और प्रखर जी सेक्युलर हैं। तो मैंने कहा गोडसे जी, उन्होंने कहा नहीं गोडसे जी कुछ नहीं भैया, गोडसे है और कभी दोबारा गोडसे जी मेरे सामने मत बोलना। तो मैंने सीपी से कहा यार हो नहीं सकता यहाँ कुछ। तो पर मेरे पिताजी ने खूब बचपन में श्री रामचरितमानस का हमें पाठ कराया था। तो जो मानस की आखिरी चौपाई ये क्या है कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जाम जिमी दाम, तो तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। तो जो तीव्रता और निरंतरता कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में गंभीर है तो क्या उस विषय में तीव्रता और निरंतरता से काम कर रहा है, तो वो प्रखर में है। और दूसरा ये सत्य का आग्रह। तो मैं फिर इनसे समय मांगा, मैंने कहा भाई साहब फिर मिलते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने कहा देखो मैं जो है सत्य लिखूंगा, अगर तुम मेरे से एक भी लाइन बदलवाना चाहोगे तो मैं नहीं बदलूंगा, इस शर्त पे अगर कुछ हो तो बात कर सकते हैं। तो मैं तो गया था इनसे डेटा लेने, पर इन पे डेटा का इतना भंडार था कि मुझे लगा ये अनएथिकल होगा कि ये विषय इनसे डेटा लेके मैं बोलूं। तो मैंने संगम टॉक वालों से कहा कि देखिए मुझे तो थोड़ा आता है, मुझे 10 आता है तो इन्हें 150 आता है, तो यही ठीक है कि यही बोलें। तो फिर 30 जनवरी 2021 को इनकी टॉक हुई संगम टॉक पे, जो इस समय मोस्ट पॉपुलर टॉक है यही गांधी हत्याकांड पे। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि भाई मेरा अब इस सारे विषय में कोई रोल नहीं है, जो है इनका ही है। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि बंधु अगर आप जब इतना ज्ञाता हैं तो क्यों ना इसको पुस्तक रूप में लाया जाए, और केवल सत्य का आग्रह रख के कि एक एक लाइन फैक्ट चेक हो, 10 बार 5 बार हर चीज का रेफरेंस हो, और ये खुद वैसे ही व्यक्ति हैं, एक भी चीज नपी तुली बोलते हैं, एक भी चीज आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं बोलते, कोई ओपिनियन नहीं है, हर चीज डेटा है। तो इन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया। ये तब कोरोना का सेकेंड फेज वेव आई थी। तो 2020 में हम एक कैफ़े में मिले नोएडा में, जब मैंने इनसे निवेदन किया और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। और ये 2022 तक ये पुस्तक एक प्रकार से ढांचा तैयार हो चुका था। एक हमारा अनुभव था, विशैला वामपंथ करके एक पुस्तक है हिंदी में, उसको मैंने छापा, पर वो बेसिकली प्रो बोनो एक्सरसाइज थी। जो ऑथर हैं राजीव मिश्रा, वो और उनकी पत्नी लंदन में डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा भाई हमें पैसे नहीं चाहिए। मेरे क्या मित्र हैं त्रिपाठी जी आए हुए हैं नहीं, तो उनके साथ हमने छापी। और हमारा ये था कि ना वो पैसे लेंगे, हमें भी नहीं कमाने, ऑथर ने भी नहीं कमाने, तो हमने कहा जितने बचेंगे उतनी की फ्री बांट देंगे। तो 30,000 से अधिक प्रति बेच दी, 2,000 से अधिक बांट दी। और विशैला वामपंथ एक अच्छा वो हुआ। तो मैंने प्रखर जी से कहा कि भाई आप स्वयं छापें, क्योंकि बड़े नाम की तलाश में जो हमारा अनुभव है कि पब्लिशिंग का जो आज मॉडल है वो ब्रोकन है। पब्लिशर्स सेल का डेटा सच नहीं बताते, ऑथर को कोई पैसे नहीं मिलते, रॉयल्टी के मिलते नहीं, सब फेक गिरी होती है। तो मैंने कहा जब रॉक स्टार आप हो, ब्रांड आपका है, बेचनी आपके नाम से है, ज्ञाता आप हो, तो फिर किसी और को क्यों लाना है, आप ही छापो। तो ये मैंने निवेदन किया। और उसी दौरान मेरा पुनीत मौदगिल जी से मिलना हुआ। पुनीत जी से परिचय 2012 से था फेसबुक पे, पर ये अपना स्टार्टअप बेच के आए थे और हम ऐसे ही, एक हमारा अड्डा है वहाँ बैठ के थोड़ा चाय पकौड़े खाते रहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये कर सकते हैं। तो तब ये जनसभा का विचार कर ही रहे थे। तो जनसभा इज़ अ यूनिक मॉडल जिसमें सारा डेटा ट्रांसपेरेंट है, जो सेल है वो ऑथर से शेयर्ड है, और ऑथर को हम पार्टनरशिप या प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं। सो दिस इज अ यूनिक मॉडल। हम मतलब ये पुनीत जी का है, मैं केवल इस प्रोजेक्ट में उनके साथ जुड़ा हूँ, भगवान ने चाहा आगे होगा, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल। और यही है। और वो जो परियोजना है वो आज आपके सामने है। इसमें जो सब अच्छा है वो श्री राम जी का किया हुआ है और परिश्रम प्रखर का है, जो त्रुटि है वो मेरी है। आप उसे उदार हृदय से क्षमा करेंगे, इतना ही कह के
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी आपका। और अब मैं आग्रह करूंगी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी से, कृपया वो अपने वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। मनीषा जी। शुक्रिया करते हैं। आदरणीय मंच, पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, पराग टोपे जी, प्रखर श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं पुनीत जी और भरत शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगी कि जनसभा का ये पहला सशक्त कदम पड़ चुका है। और बधाई प्रखर श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने ये अभूतपूर्व पुस्तक लिखी और जिसके चर्चे अभी चौथे दिन है और बेस्ट सेलर होने वाली है। आज हम सब इतिहास और उससे ओझल कुछ तथ्यों से रची इस किताब पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे एकदम ही अलग विषय पर पुनीत ने बोलने को बोला है जो कि इस किताब से संबंधित नहीं है, लेकिन हिंदी जगत के पिछले पन्नों से है, पिछले प्रकाशकीय अनुभवों से है। मुझे पुनीत ने कहा कि मैं वर्तमान हिंदी परिदृश्य पर बोलूं, लेकिन ये तय है कि मैं घूम फिरकर यहीं आऊंगी जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। कथेतर पर लिखी गई किताबों की बढ़ती लोकप्रियता और इतिहास के ढके छुपे कभी समय के हाथ तो कभी सायास और कभी उपेक्षा के चलते पन्नों पर बात करेंगे। एक समय था जब हम सब समय काटने और मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ा करते थे, कल्पनाओं की दुनिया में विचरा करते थे या फिर उपदेशात्मक जीवनियाँ पढ़ा करते थे कुछ खास लोगों की। किताबों को लेकर खांचे तय थे, आम जासूसी, रूमानी उपन्यास, साहित्य कथा, कविता, ललित निबंध और संस्मरण। कुछ पब्लिशर पॉपुलर छापते थे तो कुछ केवल साहित्य छापते थे। प्रिंटर थे जो कोर्स की किताबें छापा करते थे। अगर आपको वैचारिकी, इतिहास, अर्थशास्त्री विश्लेषण, मनोविज्ञान, वाइल्ड लाइफ, डार्विनिज्म और इन सब को लेकर एक भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ना हो तो ऐसा कुछ हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता था और हम सब उसी दृष्टिकोण के चलते अंग्रेजी में उन सब किताबों को पढ़ा करते थे। वो भी कभी उपलब्ध होती थी तो कभी नहीं। आज भी हर बरस हजारों किताबें छपती हैं। हम अब भी कुछ ही प्रसिद्ध किताबों पर बात करते हैं जो कि अक्सर प्रायोजित होती हैं। हिंदी में प्रकाशक बहुत हैं, लेकिन सबकी अप्रोच पैसा कमाने की, लेखक के कॉपीराइट अधिकारों का अतिक्रमण करने की होती है। बेचने के लिए उनकी रुचि केवल सरकारी लाइब्रेरियों की बल्क खरीद में होती है। इसलिए अक्सर लेखकों से उपन्यास मांगे जाते हैं क्योंकि वो कहा करते हैं उपन्यास बहुत बिकते हैं। आज डिजिटल समय में हमारे जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। किताबों की उपस्थिति फ़ोन तक चली आई है। ई पुस्तकालय, गुटनबर्ग ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ओल्ड क्लासिक्स को हम तक सहज ही पहुंचा देती हैं, लेकिन किताब है कि इसका होना ख़त्म ही नहीं होता। यह चुनौतीपूर्ण समय है हम सब बुक लवर्स के लिए। आजकल जुमला चल पड़ा है कि हिंदी ग्लोबल हो गई है। यह बात एक हद तक रेत समाधि ने साबित की, लेकिन इस बात से भी आगे की बात मैं अगर करूं तो इसका उदाहरण मुझे अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देखने को मिला कि हिंदी के एक सेशन में एक बहुत बड़ा हिंदी के और हिंदुइज्म के एक सेशन में एक बहुत बड़ा समूह विदेशी श्रोताओं का था। उनमें से 2 श्रोता हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब हिंदी साहित्य का आदिकाल लिए बैठे थे। हिंदी का बदलाव अब महसूस होने लगा है। अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट्स की इसमें मुख्य भूमिका रही है। मुझे याद है कि पहले मुझे जब भी किताबें खरीदनी होती थी या तो मुझे दिल्ली आना पड़ता था। कस्बों में किताबें ही नहीं मिला करती थी। मुझे नहीं पता कि ये षड्यंत्र क्या था, क्यों हिंदी की किताबें हर जगह से गायब थी, या तो पुस्तक मेलों में उपलब्ध होती थी या फिर बड़े शहरों में। क्योंकि प्रकाशकों को आम पाठक तक पहुंचने में रुचि ही नहीं होती थी। उसकी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसकी तो रुचि बल्क खरीद जो लाइब्रेरियों में होती थी उसी में होती थी। इसके लिए वो नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को पैसे खिलाया करते थे, अटैचियाँ भर भर के। इसीलिए कुछ खास लेखकों की किताबें पॉपुलर होती थी और बाकी केवल खुश करने के लिए लिखी जाती थी। और हम जैसे पाठक एनबीटी के पुस्तक मेलों का इंतज़ार किया करते थे। यह हैरानी की बात है कि हिंदी बेस्ट सेलर का शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर पाती थी। 1500 प्रतियां छापने वाले बेस्ट सेलर किसे कहते? लेकिन अब बेस्ट सेलर और पॉपुलर राइटिंग भी हिंदी में आ गई है।
पहले हिंदी साहित्य अधिक बिकने वाले लेखकों को दरकिनार कर देता था, चाहे वो शिवानी हो, चाहे आचार्य चतुर्सेन हो। तुरंत जैसे ही आप ज़्यादा बिकना शुरू हुए, हिंदी साहित्य आपको दरवाज़ा दिखा देता था। हालाँकि बतौर लेखक मैं इस तथ्य को मानती हूँ कि जब आप प्रचुर लिखते हैं, तो कहीं न कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, स्वयं को दोहराते हैं। लेकिन आज दृश्य बदला है। कथेतर के लिए हिंदी जगत ने अपनी एक शेल्फ खाली कर दी है। यात्रा वृत्तांत, जीवनियाँ, संस्मरण और इतिहास और इसके ओझल पक्षों पर लगातार बात हो रही है, किताबें लिखी जा रही हैं। हर किताब हर भाषा में हो, अब यह एक यूटोपियन कल्पना नहीं रही। जब हम लोग कहानी पर वर्कशॉप करते हैं, ख़ासतौर पे मेरी एक वेबसाइट है हिंदी नेस्ट, जिसका ज़िक्र किया, तो हम कहानी पर वर्कशॉप करते हैं। तो जब मैंने इस वर्कशॉप का सपना देखा, तो मैंने ये तय कर लिया था कि साहित्यिक कहानी ही नहीं, समय के साथ चलने के लिए डिजिटल नॉवल, ऑडियो नॉवल और ग्राफिक नॉवल, स्क्रीन प्ले राइटिंग को भी जगह दी जाएगी। और वहीं मेरी मुलाकात पुनीत से हुई थी। जब पुनीत ने एक प्रकाशन आरंभ करने की बात की थी और लेखकों को एक पारदर्शी प्रकाशक देने की बात की थी, तो मुझे लगता था ये कैसे संभव है, पुनीत कैसे संभव कर सकेंगे इसे। तो उन्होंने मुझसे अपने आइडिया शेयर किए और मुझे बताया कि वो कथा कहन में हिंदी कहानी नहीं सीखने आए हैं, वो हिंदी जगत और उसके प्रकाशन की स्थिति के बारे में जानने आए थे, रॉयल्टी, कॉपीराइट इश्यूज, इनके बारे में। ये वो सारे विषय थे जिनसे हम सारे लेखक त्रस्त थे और मुझे खुशी है कि पुनीत ने आज वो कर दिखाया और भरत जी उनके साथ हैं। हम सब लेखक हमेशा चने मटर जैसी रॉयल्टी पे खुश हो जाते हैं। कई बार तो हम केवल 4 प्रतियां पाकर भी खुश हो जाते हैं। कई बार हम 10,000 रुपये प्रकाशक को दे के खुद को छपवाते हैं, ऐसी स्थितियां भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पुनीत जैसे लोग अगर क्योंकि किताबों से हम सबको प्यार है, हम सब किताबों से दरकिनार हो ही नहीं सकते। और हम जो इतिहास कहन, और अगर मैं बात करूं तो कि हम वेदों की जो श्रुतियों वाले को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने श्रुतियों को स्मरण करके आज यहाँ तक जीवित रखा है, उन लोगों से शब्द और किताब कैसे दूर हो सकते हैं। तो मुझे खुशी है जनसभा प्रकाशन आया और उसकी पहली ही किताब एक बेस्ट सेलर किताब है और हिंदी जगत में इतिहास के इन ओझल पक्षों को दोबारा से जगह मिलेगी, कथेतर फिर से पॉपुलर होगा। और इसके लिए मैं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा कुलश्रेष्ठ जी आपका। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस किस का योगदान रहा, ऐसे में 2 और महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको मैं चाहूँगी कि आज इसी मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाए। और भरत जी, आपसे अनुरोध है कि उन दोनों नामों को मैं यहाँ पर ससम्मान बुलाना चाहूँगी। पहले इस परियोजना में समय समय पर जिनका सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, ऐसे गुणी अनुराग पुनेठा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भरत जी, आपसे आग्रह है कि आप स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें इस मंच के माध्यम से। और इसी परियोजना में अगली जो कड़ी, जिसने इस पुस्तक को मूर्त रूप देने में एक अहम योगदान निभाया, शुरू से अंत तक भरत जी और प्रखर जी को मिलवाया, वो ना होते तो शायद ये पुस्तक, ये जो विचार था वो जन्म ना लेता, पुष्पित पल्लवित ना होता। मंच, माला और माइक से दूर रहने वाले, मीडिया जगत में सीपी के नाम से जाने जाने वाले चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। मैंने इनसे, प्रखर जी आपको बताऊं तो मैंने अनुरोध किया कि धन्यवाद ज्ञापन आप करिएगा। इन्होंने मुझे 100 बहाने बनाए, तो मैंने कहा किसी माध्यम से इनको सामने खींचा जाए, तो सम्मानित करने के माध्यम से कम मंच पर आई गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसे में मैं पुनीत मौदगिल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। टेक्नोलॉजी के उद्यमी हैं और हिंदी से विशेष स्नेह रखते हैं और इसीलिए इस पूरे आयोजन के साथ बड़े ही दिल के साथ, शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जी आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। हरिओम। आप सब ने देखा कि जब तथ्यों की बात होती है और एक अच्छी सी स्टोरी लिखी गई हो तो आप उठ नहीं सकते। तो जनसभा का पहला ये प्रोजेक्ट नहीं था।
क्योंकि हम तो हिंदी सेवा में निकले हैं। मनीषा जी को मैंने इनवाइट किया तो उन्होंने कहा तुम किसी का महिमा मंडन तो नहीं करोगे ना? मैंने नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो मेरा भी वही विचार था जो आप लोगों का विचार है कि ये नाम कैसे आप ला सकते हो, डिस्कस कैसे कर सकते हो। मेरे मित्र नेगी साहब बैठे हैं यहाँ पे, सबका यही विचार था। लेकिन जब मैंने तथ्य देखे, जब मैंने इनका नैरेटिव सुना, आप तो अभी पब्लिक ग्रुप में बैठे हैं, मैं तो इनके घंटों बातें मैंने सुनी है, तो मेरा विचार बना क्यों नहीं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि ऐसी पुस्तक है जो इंग्लिश में आएगी नहीं, हिंदी में आएगी। अभी तक उल्टा होता है ना, इंग्लिश में पुस्तकें आती हैं, हिंदी कब आएगी? तो हमारे पब्लिशर साहब यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, मेरे बहुत मित्र हैं, प्रकाशन घरों से हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, आप जानते हैं बहुत वीआईपी लोग हैं। तो इनसे पूछो ना, इंग्लिश में तो आ गई तुम्हारी पुस्तक, उसकी हिंदी वर्जन यार पुनीत देखेंगे मार्केट कहाँ है। तो मुझे लगा, मैं प्रोडक्ट वाला बंदा हूँ, मुझे लगा कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए अच्छा, जिसका छापा अच्छा हो। तो मेरे आपसे 3 विनती हैं और एक छोटा सा धन्यवाद ज्ञापन है, उसके बाद मैं इसको करूँगा ख़त्म। पहले तो जन आज जुड़ गया, सभा भी हो गई, तो मोर देन द प्लेटफॉर्म दिस इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म, ये भी एक प्लेटफॉर्म हम सबका है। तो आप सब इससे जुड़े, सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका बनता है, आपने इसको स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रोत्साहन दिया। मेरी 3 विनती हैं आपसे। एक तो जुड़िए हमारे साथ और इसको आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक तो आप लेंगे तो अच्छी बात है, आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सेकंड बात जो है, पढ़ना चालू कीजिए हिंदी में। मुझे पुस्तकें नहीं बेचना है, उसके लिए लाइब्रेरी मैकेनिज्म अच्छा है। मनीषा जी ने कहा ना कि सरकारी तंत्र में पुस्तकें निकाल दीजिए तो 15-20 हज़ार कॉपी ऐसे बिक जाती है, मैं नहीं बेचूंगा। लाइब्रेरी नेटवर्क में जब वो आएंगे लेके जाएंगे अलग बात है। हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे प्रकाशन से, बोला तुम लाइब्रेरी सिस्टम को देखो, मैंने कहा नहीं, आप पुस्तक पढ़ें तब हम सबकी तपस्या सार्थक होगी। पब्लिशर जैसे मैं हूँ और लेखक हैं, आप पढ़िए। और कई लोगों ने लिखा यार मैं हिंदी पढ़े जमाना हो गया, तो हम सब कमर्शियल सक्सेस के लिए, व्यवसाय के लिए इंग्लिश की तरफ गए। लेकिन जब भी अभी कोई कहानी सुनते हैं हिंदी में, उसकी पकड़ अलग होती है, ट्रांसलेशन अलग होता है, हिंदी पकड़ अलग होती है। तो मेरे 3 ही विचार आपसे हैं। एक तो हमारे साथ जुड़िए, सोशल मीडिया हैंडल है जनसभा, #जनसभा, आपसे जुड़िए, आपको अगली बार भी बुलाएंगे। आज मैं क्षमा भी चाहना चाहूँगा दो रीजंस के लिए। एक तो कि हॉल छोटा पड़ गया है ना, क्योंकि लोगों ने कहा लॉन्ग वीकेंड है तो लोग आएंगे कम, तो आज हॉल छोटा पड़ गया, तो अगली बार बड़े हॉल में करूँगा। और दूसरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि आज जो है हम टाइम जरा क्रॉस कर गए। अगर आप मुझे जानते हैं मेरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के रोल से, आई वाज हेडिंग मार्केटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो मेरे सारे प्रवीण यहाँ पे हैं, बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ पे हैं, उनको पता है कि मेरे इवेंट्स हमेशा टाइम पे ख़त्म होते थे, चाहे लेट से स्टार्ट हो। तो आज थोड़ा आप लोगों को इस पर आगे बढ़ गए। तो पहली विनती आपसे है, जुड़िए हमारे साथ। दूसरी है कि पढ़िए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके जो आपकी पढ़ने के बाद जो टिप्पणी है वो हिंदी में लिखिए अमेजॉन पे। अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो हम सब सेवक हैं, सेवा में लगे, पैसे बनेंगे, व्यवसाय बनेगा। कहीं व्यवसाय बुद्धिजीवी पे हावी हो गया हिंदी में, इसी को बदलाव करने की हमारी मंशा है। मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे 2 गुरुओं को, जिन्होंने, जो यहाँ पे नहीं है, वो अभी रांची में है। पहले रांची बिहार में था, झारखंड में है। मैं वहाँ एक गुरु नानक स्कूल में पढ़ा और वहाँ मेरे 2 टीचर हैं, अभी भी हैं। और ये जो वीडियो बनेगा अभी मैं उनसे शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आपके कुछ क्षण लेके इसको मैं यहाँ रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मिसेस आनंद है, श्रीमती आनंद है, और श्रीमान पाठक सर हैं। इन दोनों ने जो हिंदी और संस्कृत के बारे में प्यार उपज किया, जो बीज दिया माध्यमिक स्कूल में, वो अभी कहीं भी कहीं छुपा हुआ था, वो अब उभर के वापस आ रहा है। तो अगर आप देखें मेरे दोनों गुरु, आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों का मैं आभारी हूँ। एक तो वो है। तो जब हम यहाँ से चालू हुए हिंदी पे, तो जब मैं लोगों से मिला, मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट गाय, यूएक्स रिसर्च, तो मैं बहुत लोगों से मिला। डॉक्टर मधुप मोता आए थे यहाँ पे, वो चले गए, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। और मनीषा जी से मिला तो सबने कहा हिंदी, और तुम चालू करोगे, इतने सारे प्रकाशक बंद हो रहे हैं, नई सड़क पूरी बंद हो रही, तुम चालू करने वाले हो। लेकिन उन्होंने फिर एक संजीदगी से बोला कि अगर तुम कुछ अलग से करोगे, और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है। देखिए, प्रकाशक की मजबूरी है ट्रेडिशनली डिस्ट्रीब्यूशन में कि जब तक 1 साल ना हो जाए उसको सर्कुलेशन नंबर्स पता नहीं होते, तो वो आपको नहीं दे सकता रॉयल्टी नंबर, जो आपके हैं, जो लेखक का जो पारिश्रमिक है, नहीं दे सकता। लेकिन अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब तो अमेजॉन पे आप पुस्तकें बेच रहे हैं, आप ई-कॉमर्स पे बेच रहे हैं, तो हर महीने, हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह आपको मिल रहा है। तो क्यों ना कुछ राशि का भुगतान आप डिजिटली तो कर दीजिए। तो ये हमारी व्यवस्था है कि हम जो भूमि की बात करेंगे तो भारत की बात करेंगे,
जो भाषा की बात करेंगे तो हिंदी की बात करेंगे शुरू में, उसके बाद मराठी, उसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे, और जो भाव है वो पारदर्शिता का है। सो बहुत लोग हैं, मनीषा जी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत और मेरे मित्र हैं जो हिंदी में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। मधुप जी चले गए, प्रद्युम्न यहाँ पे हैं, जयदीप कार्निक यहाँ पे नहीं है। इन लोगों ने बहुत उत्साह किया कि पुनीत तुम चालू करो, और बहुत लोगों ने कहा 98% की आपका वेंचर फेल होगा, और मैं मानता हूँ ये फेल हो सकता है 98%, फिर भी उद्यमी हूँ, एक कीड़ा है, तो करते हैं। ये यात्रा 5 साल 15 साल आगे चलेगी, तो ये उसमें मेरा आप लोगों से, जो मेरे हिंदी के लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे प्रमुख जो इसमें है वो भरत भाई का योगदान है। भरत भाई है कहाँ पे? ये ना 3 साल से मैं बात कर रहा था, मैं कथाकन गया, मनीषा जी के यहाँ पे लेखकों से मिला। जो लेखक जो हैं, जो आप मिलोगे ना हिंदी में, जो लोग लिख रहे हैं अभी, कथा कहने लोग करने वाले हैं अभी फरवरी के आखिर में जयपुर में। आप जाइए, कनोटा रिजॉर्ट में होता है। भावी के लेखक आप लोग इसको लिखते हैं हिंदी में, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो जाइए वहाँ पे और उसको अटेंड करिए, इतना आपको एनर्जी ऊर्जा मिलेगी। तो मैंने कहा यार आप लोग तो इतना अच्छा लिख रहे हैं। जो मुझे बोला जाता है कि हिंदी में कंटेंट कहाँ, हिंदी में तो पूरा कंटेंट है। मैंने एक प्रकाशन घर नहीं चालू किया है, ये पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। इससे जो कंटेंट स्टोरीज बनेंगी वो OTT में भी जाएंगी, फिल्म राइट्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? तो हम इस पे काम करना चाहते हैं। कुछ लोग जुड़े, हैप्पी लाइफ फाउंडेशन यहाँ पे जुड़े हैं, उन्होंने भी बोला कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अथर्वा फोरम की रुचि सूद है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि आई विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट इवेंट्स करता हूँ, CIO CMO, ये तो अलग ऑडियंस है हमारे लिए। तो मनीषा जी का बहुत इसमें भार रहा। फिर चंद्र प्रकाश जी से मुलाकात हुई, जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं। हिंदी के विद्वान हैं, न्यूज़ के तो वही हैं, बट हिंदी के विद्वान हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस आगे बढ़ाया। अरिसुदन यादव नहीं है, पॉडकास्टर हैं, हिंदी के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप उनकी ऑडियो बुक्स देखिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बेंगलोर में हैं। एक हम लोग का समूह बना था, अप्रैल समूह, याद है आपको? अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो उसमें काफ़ी लोग इंग्लिश के थे और काफ़ी लोग हिंदी वाले थे, तो हिंदी वालों की टोली अलग बन गई। तो ये भी उनमें से एक यहाँ पे आते हैं। पुस्तक के लिए अगर मैं एक बोलूँ कि जो श्रेय जाता है बहुत लोगों को जिन्होंने हेल्प किया। सचिन शर्मा हमारे पास यहाँ पे हार्पर कॉलिन्स से हैं, इन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया कि यार तुम कुछ अलग बोल रहे हो, तो मैं सुनता हूँ पब्लिशिंग में तुम बोल नहीं रहे, या तो तुम बिल्कुल ही कहते ना गॉन केस हो, या हो सकता कुछ करो, अपने पास तो कुछ है ही नहीं खोने को ना, तो शुरुआत करते हैं। तो ये वहाँ से आए। वसंत गोयल जी और मयंक गुप्ता जी हमारे प्रिंटर हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छी पुस्तक निकाली। संत श्रीवास्तव जी हमारे टाइपोग्राफी हैं, वो अभी शायद है नहीं यहाँ पे, चले गए। और मंजीत जी हैं यहाँ पे, मंजीत जी भी, तो इन्होंने हमारी एडिटिंग करी, पुस्तक लगाई। और मेरे फैमिली से एक परिवार में इसमें जुड़ा है आर्यन पाठक, वो डिजिटल मार्केटिंग है, तो वो भी मेरे साथ लगे रहे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। बहुत सारे लोग हैं, अनुराग पुनेठा जी सामने बैठे हैं, ये हमारे मूक दर्शक नहीं हैं, लेकिन ये सुनते सबकी हैं, और फिर जब बोलते हैं तो सीधा एक साथ, जो जानते हैं पुनेठा जी को, स्माइल देते हैं और सुनते रहते हैं, उसके बाद एक साथ ही पूरी बात कहना चाहते हैं। प्रद्युम्न है, जयदीप कार्निक का मैंने नाम लिया, ललित कुमार जी हैं जो चलाते हैं कविता कोश। बहुत लोगों ने उसमें कहा कि आप जुड़िए, और जब आप कत्यानी जी का सुनते हैं स्वर, तो बिल्कुल लगता है कि हिंदी अब सुननी है, इतनी मीठी तरह से ये अपने बात को आगे बढ़ाती हैं और पहुंचाती हैं। बहुत लोगों की लिस्ट है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंबिकेश जी हैं, उन्होंने वेबसाइट से हेल्प करी। उमेंद्र रत्नू की पुस्तक आई पिछले साल, आप लोगों ने बहुत उसको, महाराणा, आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो पढ़िए, बहुत अच्छी चली वो पुस्तक, बहुत अच्छी, उसमें राजपूतों की हिस्ट्री के बारे में कहा गया है। अंकुश भंडारी यहाँ पे नहीं है, 10 साल पहले मैं MSN में था और रैंडम हाउस के साथ हमने एक टाइटल पब्लिश किया था। तो 10 साल से मैं पब्लिकेशंस में अंग्रेजी से आया कि प्रकाशन में हो क्या रहा है, और समझ में आया कि इंग्लिश में भी वही समस्या जो हिंदी में, लेकिन हिंदी की तो समस्या बहुत गंभीर है। अंकुश भंडारी अभी है नहीं यहाँ पे, लेकिन MSN, रैंडम हाउस और गौरव से मिलवाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, करीब 10 साल पहले। पंकज बंसल अभी चले गए, लेकिन थे यहाँ पे, उद्यमी हैं। उन्होंने कहा पुनीत तुम हिंदी में करना चाहते हो तो और अच्छी बात है। तो वो अपना समय निकाल करके, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी चलाते हैं, वो आए और कहा कि नहीं बिल्कुल मैं आपके पास आऊँगा। मेरे पास यहाँ पे राज हिरेमत हैं और सविता हिरेमत। कितनों ने आपने घोसला देखी है? देखिए, आप लोगों के देखिए, हाँ सविता जी, राज जी देखिए, इतनी, अब ये उसके जनक रहे हैं, तो मैंने उनको फ्रंट रो इसलिए दी है कि जितनी भी आप स्टोरीज मुझे भेजेंगे, कुछ तो प्रिंट करेंगे, बाकी इनको स्टोरीज दे देंगे कि भैया वो क्या बुक छापेंगे, 5 लाख प्रीमियम, उसका 10 लाख 15 लाख उसका दें रॉयल्टी, और आप उसको OTT बनाइए, कुछ बनाइए इस तरह का। यहाँ पे रत्नों परिवार से लोग आए हैं। बहुत लोगों ने बोला कि इतना सहयोग मिला, उत्साह मिला। जब मैं शुरू किया, मैंने बोला यार मैं लगता है मैं अकेले ही चला जाऊँगा। ऑल माई फ्रेंड्स, VC फ्रेंड्स हैव सेड दिस इज अ लॉस मेकिंग वेंचर, आप कहाँ जा रहे हो?
लेकिन देवांशु जी की आपने अगर वाणी सुनी हो, उनकी अगर आप फॉलो करते हो, देवांशु झा को, हर दिन फेसबुक पे ऐसा लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, ट्रैवलॉग लिखते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं मंदिरों की हिस्ट्री पे, और जब वो बोलते हैं तो माँ सरस्वती का स्वर है। मैं इसको विराम नहीं दे पाऊंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसको विराम नहीं दे पाऊंगा। दो चीज़ें और करना चाहता हूं मैं। एक तो अपने पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विद्वान पैनल है, बुद्धिजीवी पैनल है, लेकिन प्रैक्टिकल पैनल है। थैंक यू मनीषा जी, आप सबका धन्यवाद। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, आप तो सरस्वती स्वरूप है मेरे लिए, और जितनी बार इनसे मिलता हूँ मैं तो पैर छूने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कर देती हैं। अगली बार शायद मौका देंगी। और प्रखर भाई तो खैर इन्होंने मेरा इतना दुख झेला है, और ये मैं बता रहा हूँ फॉर वार्निंग, ये कंप्लीटली कमिटेड ऑथर हैं हर चीज़ में, जैकेट डिज़ाइन सब में इनकी। आप सोच लीजिए, अगर अगली बार इनकी आप पुस्तक बना रहे हैं तो भागीदारी सचमुच करनी पड़ेगी। सो सचिन, अगर आपने कुछ बनाया इनके लिए साथ तो बॉस he'll be hands on, बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोड्यूसर रहे तो वो लगता है हम पे भी आ गया इस बार, प्रकाशन पे भी। पराग जी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपको मैंने पहली बार संबोधन सुना। जब भी मैं मिलता हूँ भरत शर्मा से, और हर आधे घंटे में एक बार पराग भाई का आ जाता है। और आपने लास्ट नेम देखा इनका? लास्ट नेम जब टोपे सुना था, कब सुना था याद है? तो ये वही उन्हीं के वंशज हैं ये, सही है। तो अगर आप लिविंग हिस्ट्री की बात करें तो लिविंग हिस्ट्री हमारे सामने है, जीवित इतिहास। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसमें लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इन सब का श्रेय जो है, इस सोच का, जो आपके सामने जीवंत यहाँ खड़ा है, मेरे पिताजी पाकिस्तान से आए विभाजन के बाद। अब वो है नहीं, स्वर्गवास हुआ उनका करीब 20 साल पहले। लेकिन जब वो तमस सीरियल आता था दूरदर्शन पे, हम लोग को नहीं देखने देते थे। तो हमने बोला ऐसा क्यों है, तो वो एक कीड़ा वहाँ भी था। तो जब ये स्टोरी चालू हुई विभाजन की, तो मैंने कहा ये क्या था जो मेरे पिताजी मुझको कभी साझा नहीं करते थे। तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे उस तरह से बड़ा पाला। माता जी यहाँ पे हैं, पहली बार आई हैं इस तरह के किसी संबोधन में, तृप्ता मॉडगिल। और पहली बार मैं हिंदी में धन्यवाद ज्ञापन दे रहा हूँ। तो सारी चूकें भूलें जितनी भी हैं आज जो हैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कैमरा पे हैं। तो आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश एंड आई ऑलवेज डू थैंक यू नोट्स इन हिंदी इंग्लिश, बट हिंदी में अब चालू करना है। आप लोग भी जुड़िए, इस तरह से चालू करते हैं। इसमें और कुछ लोग हैं, इसमें से एक मेरे साथ लास्ट में परिवार में ही, अभी यहाँ मैं क्लोज करूँगा। मेरे साथ यहाँ पे एक मेरे जिया जी हैं, ब्रदर इन लॉ हैं राजेश पाठक, वो तो है ही हैं, छोटा भाई भी है विनीत। लेकिन एक बहुत ही विचित्र प्राणी इस रूम में है, और वो बहुत देर से शांत बैठा है, कभी बैठता नहीं है। उसका नाम है अर्जुन पाठक, आर्यन का छोटा भाई। ये सो ही ग्रू अप एज अ स्पेशल चाइल्ड, बट नाउ ही इज़ अ यंग मैन ऑफ 20। तो ये मेरे बहुत, मतलब जब भी कुछ हो, जब भी मैं डाउन होता हूँ इन द डम्प्स, तो ये आके मुझे प्रोत्साहन देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनसभा फिर होगी, आपके सहयोग से होगी, आपके प्रोत्साहन से होगी, और अगली बार आप हम सबसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।